सो हेलो माय स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर शिवम सर। वेलकम टू द पॉइंट बैंकिंग यूट्यूब चैनल। सो ऑलरेडी सर का वीडियो आप लोगों को मिल गया। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार कोई ऐसा यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट पे 2025-26 का जितना भी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम कॉन्डक्ट होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीकली सेशन हम लोग लेके आए तुम लोग के लिए। इसके लिए तुमको कोई फीस देना की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये वीकली करंट अफेयर्स का जो सेशन रहेगा इसमें क्या मतलब स्पेशल है, जितना भी न्यूज़ तुम लोग यहाँ पर देखोगे सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से इकट्ठे किए हम लोगों ने। उसके बाद प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और बहुत जितना भी इकोनॉमिक जर्नल रहता है, बिजनेस जर्नल रहता है, उससे भी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग को लगे बहुत इंपॉर्टेंट है उसको इकट्ठा किया, उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट किया। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये वाला जो सेशन रहेगा नॉट ओनली फॉर दिस सेशन, जितने भी आगे का सेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है। सो बिना कोई बात किया जाए, पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है शिवम, मैं एमकॉम कंप्लीट किया इन फिनेंस एंड अकाउंट से कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा किया कॉस्ट अकाउंटेंसी फ्रॉम ICMI नॉर्थ ईस्ट से। सो सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके, तो स्टार्ट किया जाए आज का जो सेशन है। तो पहले क्या है देख लेते हैं भाई, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स है। तो चलो नेशनल स्टेट अफेयर्स में देख लेते हैं क्या है। सो यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर पहले पेन ले लेता हूँ मैं मार्क करने के लिए। ओके, सो बोल दिया इथानॉल ब्लेंडिंग टारगेट, सॉरी इथानॉल ब्लेंडिंग टारगेट, इथानॉल का ब्लेंडिंग टारगेट। तो पहले जान लेता हूँ इथानॉल क्या होता है, बिकॉज ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा इथानॉल क्या होता है। देखो भाई, इथानॉल होता है बायोफ्यूल। ओके, ये बायोफ्यूल है इथानॉल। और इथानॉल कहाँ से बनता है? इथानॉल बनता है गन्ने से। हम लोग सभी जानते हैं गन्ने, गर्म के टाइम में गन्ने का रस पीते हैं, ठीक है। तो इथानॉल जो बनता है गन्ने से बनता है और ये एक बायोफ्यूल है। तो उसके रिगार्डिंग एक यहाँ पर न्यूज़ आया है, तो न्यूज़ को थोड़ा पढ़ के तुम लोग को समझाते हैं हिंदी पे। क्या बताया? इंडिया कॉम्प्लीटेड द टारगेट 20% फॉर इथानॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाई मार्च 2025, 5 years अर्लियर दैन डिसाइडेड। गेटिंग? उसके बाद यहाँ पर एक न्यू गोल यहाँ पर सेट किया गया है, रिवाइज टारगेट 30% इथानॉल ब्लेंडिंग बाय 2030, अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी सेल E20 20% इथानॉल पेट्रोल एट फ्यूल स्टेशन फ्रॉम 1 April 2025। स्ट्रेटेजी बेस, ये जरूरत नहीं है। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? रिड्यूस फोसिल्स फ्यूल डिपेंडेंसी, उसके बाद बूस्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी, उसके बाद है अलायंस विद नेट जीरो गोल्स। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ क्या बोला है। सो इंडिया पेट्रोल में इथानॉल मिलाने का जो टारगेट है वो पूरा कर रहा है, ठीक है। इसका इस न्यूज़ का मीनिंग ये है, इंडिया पेट्रोल में इथानॉल, जिसको हम पहले ही बोल दिया ये बायोफ्यूल है, इसका मिलाने का टारगेट पूरा कर रहा है। 20% इथानॉल ब्लेंडिंग का गोल 2025 तक अचीव कर लिया, जो पहले 2030 तक एक सेट किया था, लेकिन वो पहले मतलब 5 साल पहले। यहाँ पर देखो एक लाइन गिवन है, 5 years अहेड फॉर द ओरिजिनल 2030 टारगेट। मतलब ये 2025 में ही ऑलरेडी अचीव कर लिया 2030 से पहले। ओके, अब नया टारगेट क्या है? यहाँ पर ऑलरेडी में मार्क किया गया है न्यू गोल। अब 30% इथानॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 तक सेट किया गया है, ठीक है। पहले 20% था, अब ये रेस करके 30% किया गया है। ओके, इससे क्या होगा? इससे 1 अप्रैल में मतलब जितना भी पेट्रोल पंप है उस पर 20% इथानॉल वाला पेट्रोल, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है E20, ये जो E20 है वो बिकना मैंडेटरी हो गया, ठीक है। इसका जो न्यूज़ है, ये वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो मेंशन कर दिया है फैक्ट्स एट ए ग्लैंस, यहाँ से न्यूज़ को कवर अप करने में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं। क्या है? CPSE क्लासिफिकेशन रिफॉर्म्स। पहले पढ़ लेते हैं ये न्यूज़ क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है प्रोपोज टू चेंज न्यू गाइडलाइंस टू assess and classify CPSE with provision downgrade अंडर परफॉर्मिंग एंटरप्राइजेस कैटेगरी महारत्न 40, नवरत्न 26 इंक्लूडिंग IRCTC, IRFC, मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंड मिनी रत्न कैटेगरी 2। क्राइटेरिया ऑफ महारत्न नवरत्न स्टेटस, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज 25,000 CR टर्नओवर, ₹15,000 CR नेट वर्थ, ₹5,000 CR प्रॉफिट, 3 years एवरेज। ओके, सो यहाँ पर मोटा मोटी क्या बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जान लेता हूँ CPSE का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। CPSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। CPSE का फुल फॉर्म है, जो अभी वीडियो देख रहे हो मैं काइंडली बोलूँगा ये वाला जो मतलब फुल फॉर्म है काइंडली कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हम लोग प्रीवियसली SBI क्लास पे देखे थे सेकंड शिफ्ट पे कैसे टाइप का मतलब वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। सो जितना भी इसका मैं ओरली में बोलूँगा फुल फॉर्म, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज हम लोग का लोकेलिटी पे आज लोडसेडिंग हुआ है। मैं नहीं तो डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेता, लेकिन आज लोडसेडिंग है इसलिए डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग को पावर पॉइंट के थ्रू फोन पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम पे मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है। मैं आज ओरली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कोऑर्डिनेट करो। CPSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, ये क्या कर रहा है? जैसे ONGC IRCTC को कैटेगराइज करने के लिए नया रूल्स बना रहा है। ओके, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसको स्टेटस घटाया जा सकता है, सीधी सी बात। ओके, इसके कैटेगरीज क्या आता है? महारत्न, हम लोग ऑलरेडी SBI क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 14 कंपनी है महारत्न। और तुम लोग सभी कमेंट पे बोलना कौन सा महारत्न कंपनी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महारत्न कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में बोलना। उसके बाद ऑलरेडी जानता हूँ हम लोग जानते हैं नवरत्न 26 कंपनी है, जैसे IRCTC, IRFC है। मिनी रत्न 1 और 2 छोटे कंपनीज को हम लोग बोलते हैं।
तो महारत्न बनने के लिए यहाँ पर क्या क्या हम लोग को कंडीशन चाहिए, तो क्या चाहिए, नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, पहले तो बात है महारत्न कंपनी होने के लिए नवरत्न स्टेटस तुमको होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए, यहाँ पर देखो लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए। 25,000 शेयर टर्नओवर होना चाहिए, 15,000 शेयर नेट वर्थ होना चाहिए और 5,000 शेयर प्रॉफिट होना चाहिए जो 3 ईयर्स के एवरेज में। ओके, उसके बाद क्या होता होने, इसके फायदा क्या होगा, नवरत्न होने का फायदे क्या है, नवरत्न होने के फायदे है कैन इन्वेस्ट अप टू ₹1,000 और शेयर और 15,000 ऑफ द नेट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, मतलब 1,000 करोड़ तक खुद इन्वेस्ट कर सकता है बिना गवर्नमेंट का अप्रूवल के। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव कंपनीज को एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा, कंपनी को एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा। ओके, इसके कहाँ किस किस सेक्टर के ऊपर फोकस है, रेलवेज फिनेंस सेक्टर के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस है। सो ये वाला न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, काइंडली कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अच्छे करके पढ़ लेना, यहाँ पर फैक्ट एट ग्लैंस है, यहाँ से कवर अप भी कर लेना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी है उसका मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, यहाँ पर भी मैं मेंशन कर दिया, यहाँ से भी कवर अप कर लेना। उसके बाद नया एक न्यूज़ है, तेलंगाना एससी रिजर्वेशन। चलो यहाँ मार्क करके पहले पढ़ लेते हैं। सो क्या बताया गया है, तेलंगाना का एससी रिजर्वेशन, हम लोग सभी जानते हैं कास्ट होता है जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, तो इसका जो टाइटल है पायोनियरिंग सोशल इक्विटी, मतलब सोशल इक्विटी का पायोनियरिंग करना। ओके, इसका जो कंटेंट क्या है, इसका कंटेंट है फर्स्ट स्टेट टू सब कैटेगराइज एससी ग्रुप 1%, ग्रुप 2 9%, ग्रुप 3 5%। ये एससी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, जॉब सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे, पॉलिटिक्स सेक्टर पे। ओके, सो मोटा मोटी बात मैं अच्छे करके एनालाइज कर देता हूँ ये न्यूज़ के बारे में। ये तेलंगाना एससी रिजर्वेशन एक्चुअली क्या है, तेलंगाना पहला कोई स्टेट है जिसका शेड्यूल कास्ट के लिए सब कैटेगरीज बनाया है। ग्रुप 1 पे मैं ऑलरेडी मार्क किया हूँ 1%, ग्रुप 2 के 9%, ग्रुप 3 के लिए 5%, टोटल 15% एससी कोटा के अंदर है। तो ये कहाँ पर अप्लाई होगा, ये जॉब, एजुकेशन, पॉलिटिक्स में अप्लाई होगा। ये किस लॉ के अंडर पे आता है, यहाँ पर देखो ये कौन सा वाला लॉ के अंडर पे आता है, शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 के अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ग्रुप 1 15% कास्ट, ग्रुप 2 18% का, ग्रुप 3 26% कास्ट, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें एक्सक्यूज मी, इसमें जो तेलंगाना का जो मतलब एससी रिजर्वेशन में जो ग्रुप 1 1%, ग्रुप 2 9%, ग्रुप 3 5%, टोटल 15% कोटा के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया है। इसका क्या फायदा होने वाला है, इसका फायदा होने वाला है हर एससी ग्रुप का बराबर मौका मिलेगा। ठीक है, और ये कौन सा लॉ के अंदर आता है, शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025, और ये कब हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2025 के रूलिंग के बाद। ठीक है, तो मोटा मोटी सा ये न्यूज़ है तेलंगाना एससी रिजर्वेशन, ये वाला न्यूज़ को अच्छे करके फैक्ट एट ए ग्लांस से कवर अप कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, सीपीसीबीज ब्लू कैटेगरीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसका क्या है न्यूज़, पढ़ के सुनाता हूँ। द सीपीसीबी लॉन्च द ब्लू कैटेगरी फॉर इंडस्ट्रीज ऑफरिंग एसेंशियल एनवायरमेंट सर्विस लाइक पॉल्यूशन मैनेजमेंट, उसके बाद रिवर्स इको फ्रेंडली, उसके बाद 2 years एक्स्ट्रा कॉन्सेंट टू ऑपरेट इंडस्ट्रीज वेयर अर्लियर क्लासिफाइड। अच्छा चलो यहाँ से हम कवर अप कर लेते हैं, ये थोड़ा लेंदी है और छोटा भी है, देखने में तकलीफ हो रहा है। सो फैक्ट एट ए ग्लांस ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, सीपीसीबीज ब्लू कैटेगरी फॉर एसेंशियल एनवायरमेंट सर्विसेज टू कंट्रोल पॉल्यूशन, मतलब क्या है, पहले जान लेते हो सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीसीबी, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं मैं अच्छा करके बोल रहा हूँ, ये वाला जो फुल फॉर्म है प्लीज काइंडली नोट डाउन कर लेना, मैं ओरली बोल रहा हूँ। सीपीसीबी, सी फॉर कैरेट, पी फॉर पैरोट, सी फॉर कैरट, बी फॉर बलूचिस्तान। ठीक है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी का फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसने ब्लू कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्रीज को लिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करती है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, एक सेकेंड, सॉरी फोन आया था शायद मेरा। सो ये वाला जो सीपीसीबी है, ये सीपीसीबी क्या है मैं दोबारा करके बोल रहा हूँ। ठीक है, सीपीसीबी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ब्लू कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्रीज के लिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करती है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल। इससे क्या फायदा होगा, इससे बेनिफिट रहेगा 2 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा, कॉन्सेंट टू ऑपरेट, मतलब इन इंडस्ट्रीज को 2 साल का एक्स्ट्रा परमिशन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल है सैनिटरी लैंडफिल्स, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये न्यूज़ इतना सही है। और सीपीसीबीज का यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ लेना। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है अमनदीप गर्ग और फाउंडेड है 1974। ठीक है, ये वाला न्यूज़ मोटा मोटी इतना सा है। और यहाँ पर एक कैटेगराइज गिवन है, क्या कैटेगराइज गिवन है, जो देखो पॉल्यूशन इंडेक्स कैटेगराइज, ये इस टॉपिक को भी अच्छा करके कॉपी मतलब कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये वाला चीज़ तुम लोग बचपन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये वाला चीज़ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मोटा मोटी ये वाला न्यूज़ का मेन जो शॉर्ट नोट है क्या बनेगा, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने ब्लू कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है इंडस्ट्री के लिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करेगा। ये न्यूज़ यहाँ पर इतना सही है। और जो नीचे सब टॉपिक है उसको थोड़ा अच्छे करके रिटर्न कर लेना। उसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ इंडिया पावर कैपेसिटी एडिशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू CEA रिपोर्ट। ठीक है,
तो क्या बोल रहा है, ये वाला भी थोड़ा लेंदी है, इस वाला से मैं यहाँ पर कवर अप नहीं करूँगा, मैं फैक्ट एट ए ग्लांस से इस वाला चीज़ को पढ़ के तुम लोगों को समझाता हूँ। तो रिकॉर्ड कैपेसिटी क्या है, रिकॉर्ड कैपेसिटी एडिशन 334,054 मेगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 2025, हाईएस्ट इन 9 years, रिन्यूएबल डोमिनेट 29520 megawatt of RES with solar 23.83 gigawatt as the largest contributor. Solar surge, total solar capacity at the 105.65 gigawatt, 70% installation in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, wind milestone 5004 gigawatt, total capacity 97.4% installation in Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra. Future pipeline, अच्छा मोटा मोटे से तुम लोगों को समझा देता हूँ क्या बोला है न्यूज़ को, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 2024-25 में रिकॉर्ड 34,054 मेगावाट पावर कैपेसिटी ऐड की, जो 9 साल में सबसे ज़्यादा है, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी का 29,520, जिसमें सोलर 29,520 मेगावाट, जिसमें सोलर एनर्जी 23.83 गीगावाट टॉप में है, ठीक है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोलर में कितना है मार्च 2025 के तौर पे 105.65 गीगावाट, विंड है 50.04 गीगावाट, बायो एनर्जी है 11.58 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो है यहाँ पर 5.10 गीगावाट, ठीक है। तो ये कौन कौन जगह पे इंप्लीमेंट होगा, 70% सोलर प्लांट कहाँ पर बैठेगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया है ये वाला जगह से कहाँ पे ये वाला चीज़ इंप्लीमेंट होगा, और 97.4% विंड प्लांट कहाँ बैठेगा, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। और आगे का क्या ये इसमें प्लान बनेगा, फ्यूचर जो पाइपलाइन क्या बनेगा, फ्यूचर जो थॉट्स क्या बनेगा, इसमें 169.40 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2025-26 में 25 से 30 गीगावाट सोलर और 5.5 से 6 गीगावाट विंड ऐड होगा। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हुआ है, ठीक है। ये वाला चीज़ मोटा मोटी इतना सही क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके बोल देता हूँ। इंडिया ने 2024-25 में रिकॉर्ड 34,054 मेगावाट पावर कैपेसिटी ऐड की, जो 9 साल में सबसे ज़्यादा है। ये वाला ही सबसे मेन जिस्ट है ये वाला टॉपिक के लिए, ठीक है। और जो नीचे जो सब टॉपिक है उसको थोड़ा रीड डाउन कर लेना, लेकिन यहाँ पर इतना सा मेन है जो ऑलरेडी मैं मार्क करके दे रहा हूँ। रिकॉर्ड कैपेसिटी एडिशन 34,054 मेगावाट इन फाइनेंशियल 2025, हाईएस्ट इन 9 साल से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ा है इंडिया ने, ओके। सो उसके बाद क्या है, रेड्डीज पीएमयू पावर पीएम ट्रिपल के वाई। तो क्या है न्यूज़, तो न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पर पहले। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू फॉर पीएम ट्रिपल के वाई एम्स टू बूस्ट, एक मिनट यहाँ पर तो बीच में ही मार्क चला गया। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मैनेजमेंट यूनिट फॉर पीएम के वाई कोऑर्डिनेशन विद स्टेट्स टू अपलिफ्ट माइनिंग, सॉरी चलो। The Ministry of Mines Program Management for PM KKY aims to boost coordination with states to uplift mining affected communities, launched in 2015। ये वाला जो मतलब लॉन्च किया गया है 2015 में। PM KKY uses DMF fund under the MMDRA 2015 for welfare and 2024 guideline। उसके बाद है 70% प्रायोरिटाइज किया गया है फॉर फंड्स फॉर डायरेक्टली अफेक्टेड, ठीक है। अच्छा मोटा मोटी क्या बोल रहा है, ये फैक्ट एट ए ग्लांस से मैं कवर अप कर देता हूँ, बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं है लेकिन थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। डायरेक्ट फैक्ट एट ए ग्लांस इसलिए मैं ऐड किया हूँ। तो क्या बताया ये फैक्ट एट ए ग्लांस में PM KKY। अच्छा PM KKY का फुल फॉर्म तुम लोग लिख लो, ठीक है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना PM KKY। माइनिंग से अफेक्टेड एरियाज के लिए वेलफेयर स्कीम लॉन्च है, ऑलरेडी लॉन्च है। इसके लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट PMU बनाया गया है स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, ओके। ये वाला चीज़ यही बोला है, ठीक है। PM KKY माइनिंग से अफेक्टेड एरियाज के लिए वेलफेयर स्कीम है, इसके लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया है स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो DMF है, DMF का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये माइनिंग कंपनीज पैसे देते हैं इस फंड पे, ठीक है। ये माइनिंग DMF जो है, ये फंड्स फॉर वेलफेयर, ये माइनिंग कंपनीज पैसे देते हैं फंड में, ठीक है। उसके बाद फंड का यूज़ क्या होता है, ये फंड का जो यूज़ होता है यहाँ पर देखो 60% वाटर हेल्थ एजुकेशन के लिए होता है, और यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द 40% होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के लिए 40% होता है। और गाइडलाइन क्या होता है, 70% फंड डायरेक्ट अफेक्टेड एरियाज के लिए होता है, और फोकस ऑन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, फोकस करता है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा माइनिंग एरियाज़ का लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी अगर ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है। तो इसके लिए उस लोगों को भी थोड़ा मेहनत मतलब उस लोगों को भी थोड़ा मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। ये वाला चीज़ है यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है रेड्डीज PMU पावर्स PM KKY में। इसका जो लीडरशिप है कौन है, मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगाना, और MOS सतीश चंद्र दुबे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या बताया गया है, तेलंगाना अनवील्स क्वांटम फ्रंटियर टेक चार्टर। ये क्या होता है, पहले पढ़ के सुना था। ऑन April 14 वर्ल्ड क्वांटम डे, तेलंगाना टीम up to with Niti August Frontier Tech Hub to roll out with Quantum Frontier Tech Charter, aiming to position Telangana as a leading quantum state.
दिस इनिशिएटिव ड्राइव्स क्वांटम रिसर्च इनोवेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अक्रॉस फील्ड्स लाइक साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फिनांस, मटेरियल साइंस, लॉजिस्टिक, स्ट्रॉन्ग फोकस द बिल्डिंग क्वांटम स्किल्स। अच्छा, मोटा मोटी क्या बताया मैं बोल रहा हूँ। तेलंगाना और नीति आयोग ने क्वांटम फ्रंटियर टेक चार्टर लॉन्च किया है ताकि तेलंगाना क्वांटम टेक्नोलॉजी में लीडर बने। ठीक है, तो कौन कौन जगह पे यहाँ पर फोकस किया गया है? साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फिनांस और मटेरियल साइंस और लॉजिस्टिक पे। ये कौन सपोर्ट किया है? यहाँ पर देखो, IIT हैदराबाद और क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो मतलब इनिशिएटिव है इस पर सपोर्ट किया गया है। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये इनिशिएटिव के लिए IIT हैदराबाद और क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2025 मेक्स द यूएन इंटरनेशनल ईयर क्वांटम सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिज्म। मतलब यूएन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम 100 साल क्वांटम मैकेनिज्म के था, उसके आधार पे ये वाला इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, इसके अंदर स्टैटिक पोर्शन है तेलंगाना का जो डिटेल्स है, ये वाला चीज़ पढ़ लेना, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है क्या, केरला पायनियर ऑनलाइन लोक अदालत। पहले जान लेते हैं लोक अदालत क्या होता है। हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग सभी देखते हैं भी। क्या देखते हैं? लोक अदालत क्या होता है? समझो लोक अदालत पे क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ। इन द केस तुम कभी लोन लिए हो, लोन डिफॉल्टर बने हो, ठीक है, 6 महीना हो गया, NPA हो गया, लोन का पैसा नहीं दे रहा, तब तुमको कोर्ट की तरफ से एक लीगल नोटिस मिलेगा। ठीक है, नॉट ओनली फॉर कोर्ट्स, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से तुम लोन लिए हो वहाँ से एक लीगल नोटिस भेजेगा, इतना तारीख को तुमको तुम्हारा जो सिटी का जो कोर्ट है वहाँ पर जाके लोक अदालत पे तुमको आना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मतलब जो मतलब लीगल एक्टिविटीज है तुम्हारे ऊपर करा जाएगा। ठीक है, वो होता है लोक अदालत। देखना, जब तुम कभी आशा करते हो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, लोक अदालत पे यही होता है। मतलब कोई भी बंदा लोन वगैरह का पैसा नहीं देता है, बहुत टाइम हो गया, 6 महीना हो गया है, NPA हो गया, लेकिन पैसा वैसा कुछ नहीं दिया, तब लोक अदालत पे उसको बोला जाएगा, भाई तुम क्यों पैसा नहीं दे रहे हो, हम लोग के साथ बैठ के जॉर्ज रहेगा, उसके साथ बैठ के एक सेटलमेंट किया जाएगा। ठीक है, तुम भाई इतना पैसा दो और केस को सेटल करो, ये होता है लोक अदालत। ठीक है, कभी भी तुम कोर्ट पे जाओगे तो देखोगे सैटरडे पे शायद लोक अदालत बैठता है। सैटरडे पे मैं जितना दूर जानता हूँ सैटरडे पे बैठता है। तो देखना, कोर्ट के मतलब वो जो प्रीमाइसेस के बाहर हर एक लोन कंपनी की तरफ से जो लोक अदालत का जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठा रहेगा, जैसे कि SBI, उसके बाद यूनियन बैंक, उसके बाद HDFC बैंक, ऐसा बहुत बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कोर्ट के प्रीमाइसेस के बाहर टेबल लेकर बैठा रहता है लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए। ठीक है, और सेटलमेंट होता है लोन का। ठीक है, तो क्या बताया है, तो यहाँ पर बोला है केरला हैज टेकन द ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप एज द इंडियन फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन फिलिंग एंड हियरिंग पार्लियामेंट लोक अदालत लेड बाय द केरला स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी KELSA. This move makes justice more the accessible, especially remote areas, alongside KELSA launched by the Athigivam for disaster victims, Samayanam for resolving dispute, Samanvaya for family conflicts, a short film REK raise the awareness about domestic violence. ठीक है, मोटा मोटी बात ये बोला है, मैं बोल देता हूँ। केरला पहले स्टेट है जहाँ पे पार्लियामेंट लोक अदालत के लिए ऑनलाइन फिलिंग और हेयरिंग शुरू हुई है। ठीक है, पहला कोई लोक अदालत है जहाँ पर ऑनलाइन इंप्लीमेंटेशन चालू होगा, मैं डिजिटली से यहाँ पर लोक अदालत ऑपरेट होगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, रिमोट एरियाज का लोगों को जस्टिस मिलना आसान हो जाएगा भाई। ठीक है, और नया क्या 4 प्रोग्राम इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया, नया प्रोग्राम यहाँ पर चालू किया गया है। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला यहाँ पर मैं मार्क कर दिया। तो है अतिगिवनम जो डिजास्टर विक्टिम्स के लिए, समानम जो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, और समन्वया और फैमिलीज कॉन्फ्लिक्ट के लिए, और एक यहाँ पर एरिक नाम का डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में अवेयरनेस फिल्म भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर केरला का डिटेल्स है, ये जो स्टैटिक पोर्शन है पढ़ लेना। मोटा मोटी न्यूज़ से ये पता चलता है केरला कोई ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पर लोक अदालत का जितना भी काम होगा, जितना भी हेयरिंग का काम होगा, जितना भी लीगल एक्टिविटीज़ होगा, और ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। टोटली डिजिटलाइज कर दिया है। रिमोट एरिया का लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना दूर ट्रैवल करके आना भी नहीं पड़ेगा, और ऑनलाइन के तौर पे फ़ोन चाहे टैब चाहे लैपटॉप के मार्फत से वो सुन लेगा। भाई ये हम लोग का मतलब रिपोर्ट आया है, दैट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। उसके बाद क्या है, 45 इंडिया एसेंट डिफेंस रिफॉर्म अनलिस्ट। ठीक है, ये वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बताया, तो बोला था सेंट्रल जॉइंट वेलफेयर स्टडीज। ठीक है, the Center Joint Welfare Studies under Headquarter Integrated Defense Staff, Ministry of Defense and Pentagon Press, Ministry of Finance and Pentagon Press hosted the second Defense Literature Festival Kalam and Kavach 2.0 at Manekshaw Center, New Delhi. Securing India's rise through defense reforms is the convened exports for the armed forces, policymakers and industrial leaders discuss AI, cyber tech, quantum computing, drone special। अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ ये क्या बोल रहा है। सेकेंड डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में कलम एंड कवच 2.0, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसका थीम था, यहाँ पर थीम ऑलरेडी मेंशन है, कहाँ पर है थीम, सिक्योरिंग इंडिया राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है, सेंट जोस का यहाँ पर ऑलरेडी मैं बोल दिया, द सेंटर फॉर जॉइंट वेलफेयर स्टडीज। ठीक है, सेंटर फॉर जॉइंट वेलफेयर स्टडीज और पेंटागन प्रेस
ये दोनों के कोलैबोरेशन से ये कलम एंड कवच 2.0 लॉन्च किया गया है। और इसका जो थीम है क्या है, सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। ओके, और इसका लोकेशन कहाँ पर हुआ है, मानिक शॉ सेंटर, न्यू दिल्ली। अच्छा, मानिक शॉ कौन है, हम लोग सभी विकी कौशल का मूवी देखते थे ना, सैम मानिक शॉ, उसके मेमोरी पे ये वाला मतलब जगह का नाम रखा गया है, मानिक शॉ सेंटर, क्या मानिक शॉ सेंटर, न्यू दिल्ली। ओके, इसका की फोकस क्या है, इसका की फोकस है टेक्नोलॉजी, एआई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रिफॉर्म के ऊपर इसका मतलब इसका क्या है, की फोकस है। ठीक है, क्या और उसके बाद क्या है, सेंट जॉयस का जो डीजी है मेजर जनरल अशोक कुमार, एमओडी इनिशिएटिव 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। अच्छा, हम लोग सभी जानते हैं ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसका, कौन ने लॉन्च किया है, बताओ तो, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कौन लॉन्च किया है, कमेंट सेक्शन पे बताओ। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कौन अथॉरिटी, मतलब इंडिया में जितना भी अथॉरिटी है, कौन सा अथॉरिटी लॉन्च नहीं करेंगे, मतलब डिक्लेयर किया है, सभी कमेंट सेक्शन पे बताओ। ठीक है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है, उसके नावल सिविलाइजेशन है, ऐसा टाइप का बहुत है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी एसबीआई क्लब में फरवरी महीने पे इस लोग कवर अप किए थे। ठीक है, तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है, ये कौन सा अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ये से मोटा मोटी क्या है, मोटा मोटी बोल देता हूँ, सेकंड डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसका थीम है सिक्योरिटी इंडिया राइट्स टू डिफेंस रिफॉर्म्स। और सेंट जॉर्ज का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर जॉइंट वेलफेयर स्टडीज, पेंटागन प्रेस मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है। और इसका फोकस है एआई, साइबर टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन, स्पेशल सेमी कंडक्टर्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या अनाउंस किया था, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। और नवल सिविलाइजेशन कौन अनाउंस किया था, नवल सिविलाइजेशन इंडियन नेवी ने। ठीक है, मैं जो पहले बोला था नवल सिविलाइजेशन, नवल सिविलियन डिक्लेयर किया था इंडियन नेवी ने, और ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ये डिक्लेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, ये न्यूज़। उसके बाद क्या है, गुड़गांव शाइन्स विथ सेकेंड गुड़गांव शाइन्स विथ सेकेंड ट्रम्प ब्रांडेड लग्जरी प्रोजेक्ट। क्या है यहाँ पर बताया गया है, गुड़गांव ओनली सिटी बिसेस न्यूयॉर्क विद द 2 ट्रम्प ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट स्केल 12 lakh square feet targeting 3,500 CR in sales backed by 1,200 CR. Collaboration Smart World Developers built and Tribeca Developer Design and for Marketing. Design 251 story lowers with 298 premium residences. ठीक है, सो क्या बताया गया है मैं बोलता हूँ, गुड़गांव में दूसरा ट्रम्प ब्रांडेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ट्रम्प रेसिडेंसेस गुड़गांव बन रहा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के पास भी 2 ट्रम्प प्रोजेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, सो उसका जो डिटेल्स है क्या बताया गया है, 12 lakh square feet और 3,500 CR रेवेन्यू का टारगेट है, 1,200 CR इन्वेस्टमेंट किया गया है, और 51 स्टोरेज टावर्स और 298 प्रीमियम फ्लैट्स है। ठीक है, और डेवलपर्स कौन कौन है इसमें, स्मार्ट वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन और ट्राइबेका डिजाइन और मार्केटिंग के लिए है। ठीक है, कौन कौन डेवलपर है, दोबारा से बोलो, स्मार्ट वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन के लिए और ट्राइबेका है डिजाइन और मार्केटिंग के लिए। ठीक है, और इंडिया में ट्रम्प प्रोजेक्ट कौन कौन जगह बन रहा है, इंडिया में ट्रम्प प्रोजेक्ट बन रहा है 6 जगह पे, कहाँ बन रहा है, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, इंडिया में ट्रम्प का प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, इंडिया का ट्रम्प प्रोजेक्ट 6 जगह पे बन रहा है, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, कोलकाता। यहाँ पर मेंशन है, देखो, ट्रम्प्स इंडिया फुटप्रिंट 6 प्रोजेक्ट अक्रॉस मुंबई, पुणे, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, कोलकाता, ये 4 जगह पे बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला न्यूज़ इतना सही है। उसके बाद है ई सेहत ऐप लॉन्च बाय सीएम उमर अब्दुल्ला टू ट्रांसफॉर्म JNK हेल्थ केयर। तो उमर अब्दुल्ला कहाँ का सीएम है, कौन से स्टेट का सीएम है, उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर का चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ई सेहत ऐप लॉन्च किया है सीएम उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला खुद लॉन्च नहीं किया, उमर अब्दुल्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, ऑन April 19, 2025 जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इंट्रोड्यूस द ई सेहत ऐप, अ कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म रिव्यू। ये भाई काट क्यों जा रहा है भाई, इस फोन में पढ़ने में यही तकलीफ होता है। अरे एक मिनट, हाँ, ई सेहत ऐप उमर अब्दुल्ला के द्वारा 19 अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ऑफरिंग टेली कंसल्टेशन एंड स्टेबलेट हेल्थ केयर सर्विसेज, इट इंश्योर क्वालिटी केयर फॉर होम aligned with digital India. E-Shahed boost inclusivity and particular for veterans and redefining healthcare delivery in JNK. ठीक है, तो क्या बताया गया है, मैं एकदम इजीली बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में ई सेहत ऐप लॉन्च किया है जो टेली कंसल्टेंस और हेल्थ सर्विस देते हैं घर बैठे। इसका फायदा क्या है, हेल्थ केयर स्पेशली वेटरन्स के लिए। वेटरन्स कौन होता है, जो लोग एयरफोर्स में जॉब करते हैं उसको बोलते हैं वेटरन्स। ठीक है, तो घर बैठे हेल्थ केयर स्पेशली वेटरन्स के लिए इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और ये वाला जो ई सेहत ऐप है, ई सेहत ऐप के साथ टेली कंसल्टिंग अच्छे करके
मिलेगा जो हेल्थ केयर सर्विस देते हैं, ठीक है। ई शहर था, तो इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बन सकता है, इतना से बन सकता है। ई शहर कौन सा स्टेट का सीएम लॉन्च किया है, ई शहर कौन सा स्टेट का सीएम लॉन्च किया है, ठीक है। और ई शहर पहले कौन सा स्टेट पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस वाला क्वेश्चन से इतना से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए थोड़ा छोटा है। उसके बाद है गुजरात पुलिस रोल्स आउट जीपी दृष्टि ड्रोन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्या बताया गया है, गुजरात पुलिस लॉन्च फेज 1 फॉर द जीपी दृष्टि का जो फुल फॉर्म है ड्रोन रिस्पॉन्सिबल एंड एरियल सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट टू कर्ब क्राइम इन मेजर सिटीज। उसके बाद है क्वाडकॉप्टर। सो क्या यहाँ पर सॉरी क्षमा चाहता हूँ, बीच में फोन आ गया था। सो गुजरात पुलिस लॉन्च द फेज 1 फॉर द जीपी दृष्टि ड्रोन प्रोजेक्ट। जीपी दृष्टि का फुल फॉर्म है ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट टू कर्ब क्राइम इन मेजर सिटीज, ठीक है। तो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स विल नाउ ऑपरेट विल 33 पुलिस स्टेशन इन अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा एंड राजकोट, ठीक है। और हाईलाइट ड्रोन 33 क्वाडकॉप्टर्स एंड 18+7 ऑस्ट्रिया एरोस्पेस, ठीक है। तो मोटामोटी क्या बोल रहा है, ये फैक्ट एट ए ग्लांस में कवर कर रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है, गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट शुरू किया है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसका डिटेल्स क्या है, 33 क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स 4 सिटीज़ में, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट के 33 पुलिस स्टेशन पे ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद 120 मीटर हाइट तक ये उड़ेंगे, ठीक है। ये जो ड्रोन उड़ेगा 120 मीटर हाइट तक उड़ेगा। उसके बाद 2% टीम का ये ऑपरेट करेगा, 2% टीम्स का ये ऑपरेट करेगा। यार ये वाला ट्रेनिंग कौन कराएगा, गुजरात पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग करवाएगा ये इसका, ठीक है। तो गुजरात का यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर गिवन है, स्टैटिक क्वेश्चन, ये वाला चीज़ कवर अप कर लेना। ये जो न्यूज़ का मोटामोटी क्या है मैं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ है गुजरात का जीपी दृष्टि प्रोजेक्ट लॉन्च किया है क्राइम को गुजरात सिटीज़ पे कम करने के लिए। उसके अंडर 33 क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन्स 4 सिटीज़ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और 33 पुलिस स्टेशन पे ये इंप्लीमेंटेशन किया गया है। 120 मीटर हाइट तक ये ड्रोन उड़ेगा और 2% टीम का ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनलॉकिंग USD 25+ बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडियाज हैंड एंड पावर टूल सेक्टर की इनसाइट्स, ओके। सो क्या बताया गया है, मैं देखता हूँ। नीति आयोग रिपोर्ट अनलॉकिंग USD 25+ बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडियाज हैंड एट द पावर टूल सेक्टर लॉन्च इन अप्रैल 2025। उसके बाद आउटलाइंस इंडियाज पोटेंशियल टू अचीव USD 25+ बिलियन इन इंडियन रुपी 1 2 3 5 6 7 2,13,925+ CR in exports by 2035, targeting a 25% share for the global hand tools market and 10% of the power tools market, released by Vice Chairman Suman Berry। रिपोर्ट्स यहाँ पर हाईलाइट पे वो चीज़ गिवन है। यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट है, द ग्लोबल हैंड द पावर टूल्स ट्रेड वैल्यूड एट द USD 100 बिलियन इज प्रोजेक्टेड टू रीच USD 190 बिलियन बाई 2035। उसके बाद करेंट मार्केट शेयर चाइना ने डोमिनेट किया है 50%, जो USD 13 बिलियन का है। और हैंड टूल्स ऑफ हैंड टूल्स और 40% है USD 22 बिलियन का। और पावर टूल्स भी एक्सपोर्ट किया है। इंडिया शेयर है 1.8%, जो USD वैल्यू है 600 मिलियन इन हैंड टूल्स एंड 0.7%, जो USD वैल्यू है 470 मिलियन इन पावर टूल्स। अच्छा, तो क्या बताया गया है, नीति आयोग की रिपोर्ट की अच्छा यहाँ पर बोल रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट बोल रहा है इंडिया 2035 तक हैंड और पावर टूल्स में $25 बिलियन, जो इंडियन वैल्यू है 2,13,00,000 करोड़ एक्सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर एक प्रोजेक्शन लगाया गया है नीति आयोग के रिपोर्ट के तौर पे, ठीक है। यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक प्रोविजन लगा गया है नीति आयोग के रिपोर्ट के तौर पे। क्या बोल रहा है, नीति आयोग बोल रहा है 2035 तक हैंड एंड पावर टूल्स में इंडिया $25 बिलियन, जो इंडियन वैल्यू है 2,13,00,000 करोड़ एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया, है। तो ग्लोबल मार्केट पे अभी क्या चल रहा है, $100 बिलियन चल रहा है। 2025 तक इसका जो मतलब वैल्यूएशन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 190 बिलियन बढ़ेगा, ठीक है। करेंट शेयर कितना है, चाइना का है 50% हैंड टूल्स और 40% है पावर टूल्स, और हमारे प्यारा इंडिया का है 1.8% हैंड टूल्स और 0.7% पावर टूल्स। और उसके बाद यहाँ पर नीति आयोग का स्टैटिक पोर्शन है, ये वाला चीज़ कवर अप कर लेना है। उसके बाद है इंडिया फार्मा बूम मेक इन इंडिया सक्सेस स्टोरी। इंडिया फार्मा बूम मेक इन इंडिया सक्सेस स्टोरी। तो क्या बताया गया है, India is one of the most important countries in the world when it comes to making medicine under the Making India mission. The pharmaceutical and the medical device sector have seen huge growth. India not only makes medicine its own people but also export a large amount to other countries. हमारा इंडिया बहुत प्यारा देश है, सबके लिए सोचते हैं, खुद का देश का नागरिक के लिए नहीं सोचते, जो बाहर का देश का नागरिक के लिए भी सोचते हैं। इसके बारे में थोड़ा मजाक कर रहा था। ये इंडिया फार्मास का जो बूम है, मतलब इंडिया फार्मा सेक्टर पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसके बारे में न्यूज़ यहाँ पर पेश किया गया है। तो की हाईलाइट क्या है, की हाईलाइट है ग्लोबल रैंक 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम, 11 बाय वैल्यू, जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्टर, सप्लाइज 20% ऑफ ग्लोबल जेनेरिक मेडिसिन, वर्ल्ड लार्जेस्ट। मतलब 20% ऑफ ग्लोबल जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से क्या होता है, सप्लाई होता है। उसके बाद क्या है, वैक्सीन सप्लायर, मेजर एक्सपोर्ट इन लो कॉस्ट वैक्सीन सप्लाइड टू 70+ कंट्रीज ड्यूरिंग कोविड-19। हम लोग का देश पे जब कोविड-19 का बड़ा असर हुआ था, तब इंडिया ने मेजर एक्सपोर्ट किया लो कॉस्ट वैक्सीन
सप्लाई किया है 70+ कंट्री में, ठीक है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था इंडिया का। मेडिसिन डिवाइसेस 4th लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया, मेडिसिन डिवाइस में इंडिया एशिया में 4th लार्जेस्ट मार्केट है और टॉप 20 है ग्लोबली, ठीक है। और इसमें क्या क्या मेडिकल प्रोडक्ट्स था, डिवाइसेस था, उसमें था सिरिंज और एक्सरे मशीन था। देखो यहाँ पर मेंशन है सिरिंज और एक्सरे मशीन। ये मेडिकल डिवाइस में 4th लार्जेस्ट इंडिया है मार्केट पे, 4th लार्जेस्ट मार्केट है एशिया पे, और यहाँ पर टॉप 20 है ग्लोबली पे, ठीक है। इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस, टर्नओवर 4.17 लाख करोड़ टर्नओवर है और एक्सपोर्ट है 2.19 लाख करोड़, ठीक है। और एफडीआई पॉलिसी हाईलाइट कितना है, 100% एफडीआई ग्रीनफील्ड एंड मेडिटेक ऑटोमेटिक रूट्स, अप टू 74% एफडीआई ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ओके। सो मोटा मोटी क्या है बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये बोल रहा है इंडिया मेडिसिन बनाने में वर्ल्ड के बड़ा एक अच्छा खासा अचीवमेंट कर लिया है, ठीक है। तो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाई वॉल्यूम है इंडिया और 11 है वैल्यू, और 20% ऑफ ग्लोबल जेनेरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। ये वर्ल्ड पे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब रैंक पे है अभी। तो लो कॉस्ट वैक्सीन के बड़ा एक्सपोर्टर है। 70+ कंट्री को कोविड-19 का समय पे इंडिया ने सप्लाई दिया था लो कॉस्ट अमाउंट पे। और मेडिसिन डिवाइस में इंडिया एशिया में 4th रैंक और वर्ल्ड पे 20 रैंक किया है, जिसमें क्या क्या है, सीरीज, एक्सरे मशीन वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारा MP लीड्स द कोऑपरेटिव चार्ज एड्रेस बाय अमित शाह, ठीक है। ये वाला न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना भी न्यूज़ कवर अप किया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जितना न्यूज़ यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। तो क्या बताया गया, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस द कॉन्फ्रेंस इन भोपाल MP अंडर द 2025 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर। ये वाला ये है थीम, ठीक है। थीम को अच्छा करके याद रख लेना। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस द कॉन्फ्रेंस इन भोपाल MP अंडर द थीम, क्या थीम था, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर, अटेंडेड बाई MP CM मतलब मध्य प्रदेश CM डॉक्टर मोहन यादव, स्टेट मिनिस्टर विश्वास सरांग एंड MOC सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष भूटानी। तो मॉडर्नाइजेशन एंड कोऑपरेटिव 2500 करोड़ एलोकेशन टू डिजिटाइज ऑल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पक्स एंड MP लीज इम्प्लीमेंटेशन। पक्स नाउ ऑपरेट 13 रीजनल लैंग्वेजेस, डायरी फिशरी क्रेडिट कोऑपरेटिव मार्च टू MPSCS फॉर बेटर एफिशिएंसी की MOU साइन। अच्छा, MOU भी साइन किया है बिटवीन NDDB और MPCDF के बीच MOU भी साइन हुआ है। ये वाला चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच MOU साइन हुआ है, NDDB जो गुजरात के है, MPCDF जो MP के, इस दोनों के बीच क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है। और इसका जो एम है बूस्ट कोऑपरेटिव बेस्ड मिल प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव बेस्ड मिल प्रोडक्शन में बूस्ट करने का मतलब ग्रोथ करने का इसका एम है, ठीक है। उसके बाद है मिल प्रोडक्शन फैक्ट, MP प्रोड्यूसेस 5.5 CR लीटर्स ऑफ मिल्क डायरी, 9% ऑफ EDS टोटल बट लेस देन 1% प्रोसेस्ड थ्रू कोऑपरेटिव डायरीज, ओके। तो क्या बता रहा है, बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। और कुछ है नहीं है, इतना सही है। तो क्या बताया गया है, MP में कोऑपरेटिव्स को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। इस न्यूज़ का जो मतलब मेन मुद्दा है ये है MP में कोऑपरेटिव्स को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। तो 2500 करोड़ दिया गया है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को डिजिटाइज करने के लिए, ठीक है, इसको डिजिटाइज करने के लिए। और MPSCS डायरी फिशरी क्रेडिट कोऑपरेटिव मार्च किया गया है। MOU किस किस के बीच किया गया है, NDDB और MPCDF के बीच मिल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक MOU साइन किया गया है। और मिल प्रोडक्शन में तुम ऑलरेडी बोल ही दिया। तो ये न्यूज़ का मोटा मोटी ये मतलब ये है, ये मतलब ये न्यूज़ का मोटा मोटी जो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, MP में कोऑपरेटिव्स को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए अमित शाह के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो MOU भी साइन हुआ है, तो MOU किस किस के बीच साइन हुआ है, NDDB और MPCDF गुजरात के बीच, ठीक है। उसके बाद ये वाला न्यूज़ तो गलत से यहाँ पर चला गया, ये वाला न्यूज़ डिफेंस का न्यूज़ था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ बड़ी पढ़ लेते हैं। क्या बताया, राजेश कुमार सिंह डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विजिट रोम इटली और स्टेट एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस मैरिटाइम एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेट बिटवीन इंडिया और इटली, ठीक है। की हाईलाइट्स मीट विन इटालियन डिफेंस मिनिस्टर गुइडो क्रॉसेटो टू होस्ट द डिफेंस टाइज hosted B2B sessions with top defense industries leader from both countries. 11 joint डिफेंस कमेटी मीटिंग कहाँ पर था, को-चेयर बाय लुइसिया रिकार्डी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इटालियन डिफेंस, मेरीटाइम सिक्योरिटी इन्फो, रेड सी इंडिया ओशन रीजनल सेक्रेटरी। अच्छा ठीक है, चलो। तो मोटा मोटी बात यह है, इंडिया और इटली के बीच एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हुआ है, ठीक है। जो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने इटली विजिट किया था 14 और 15 अप्रैल, डिफेंस को इटली और इंडिया के बीच मजबूत करने के लिए। इटालियन मिनिस्टर गुइडो क्रॉस्टो से मीटिंग भी हुआ है उसमें, और 11 जॉइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग हुआ था, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रेड सी और इंडियन ओशन के फोकस किया है। और MOU साइन हुआ है SIDM इंडिया और AIAD इटली के बीच R&D टेक ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। MOU किस के बीच, MOU जो साइन हुआ है ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज MOU साइन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन MOU साइन का क्वेश्चन पूछता है। तो MOU साइन किस के बीच में हुआ था, SIDM का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एंड जो इंडिया से बिलोंग करता है, और एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटीज जो AIAD है जो इटली से बिलोंग करता है। किसके लिए यहाँ पर MOU साइन हुआ है, प्रोमोट डिफेंस R&D टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड जॉइंट प्रोडक्शन और B2B कोलैबोरेशन के लिए यहाँ पर MOU साइन हुआ है।
उसके बाद है इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दास्ट लिक 6 2025, दास्ट लिक 6 2025। ये वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना मतलब डिटेल से पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था उसका नाम क्या है, उसका नाम है दास्ट लिक 6। ये वाला चीज़ याद रख लेना। और किस किस के बीच में ये वाला जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, जो है इंडिया के 60 पर्सनल फ्रॉम जाट रेजिमेंट और गरुड़ कमांड्स IAF स्पेशल फोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पे उज्बेकिस्तान से पर्सनल फ्रॉम उज्बेकिस्तान आर्मी, ये दोनों के बीच ये वाला जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था। दोबारा से बोल रहा हूँ, कौन दो देश के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, इंडिया और उज्बेकिस्तान से। इंडिया से कौन कौन थे, 60 पर्सनल फ्रॉम जाट रेजिमेंट और गरुड़ कमांडोज IAF स्पेशल फोर्स, और उज्बेकिस्तान से पर्सनल फ्रॉम उज्बेकिस्तान आर्मी, ये दोनों के बीच दास्ट लिक 6 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट ऑन द राइज, इंडिया पोजेस 5.5% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो क्या है, इन अप्रैल 2025 एज पर द डेटा मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एंड द सर्विसेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज एस्टिमेटेड USD 820.93 billion, registered the growth of the 5.50% for USD 778.13 billion in financial year 2023-24. Total trade goods and services export USD 820.93 billion, 5.50% USD 778.13 billion financial year 2023-24. Import USD 9.15 billion, 6.85% of 856.52। अच्छा, मोटा मोटी क्या बोल रहा इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट है गुड्स और सर्विसेज में 820.93 बिलियन USD, जो 5.5 ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है। और इसका डिटेल्स क्या बताया, मार्चेंट एक्सपोर्ट्स में 437.42 बिलियन USD, थोड़ी सी ग्रोथ हुआ है, और इंपोर्ट हुआ है 720.24 बिलियन USD, और ट्रेड डिफिसिट कितना हुआ है 282.83 बिलियन USD। और मार्च 2025 में एक्सपोर्ट कितना हुआ है 41.97 एक्सपोर्ट हुआ है। देखो मार्च 2025 में एक्सपोर्ट कितना हुआ है 41.97 बिलियन फ्रॉम USD 41.69 बिलियन इन मार्च 2024, और इंपोर्ट कितना हुआ है 60.51 बिलियन फ्रॉम USD 57.03 बिलियन इन मार्च 2024। मतलब यहाँ से कैसा टाइप का क्वेश्चन बनने का चांसेस है, यहाँ से ऐसा टाइप का बनने का चांस है, इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट कितना किया था, मतलब इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट गुड और सर्विसेज में पिछले साल के तौर पे कितना % इंक्रीमेंट किया है, ऐसा टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मैं कल शाम को 5 बजे PIB के साइट से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साइट से मैं उठा के यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। ये न्यूज़ अभी तक जितना भी मतलब EDTech प्लेटफॉर्म है, अभी तक ये न्यूज़ मतलब वो लोग कवर अप नहीं किया, लेकिन मैं PIB का जो साइट है उससे ये वाला न्यूज़ उठा के ले गया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अमित शाह लॉन्चेस हेल्ड ऑन HEALD हेल्ड ऑन वर्ल्ड लिवर डे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेज का भी मतलब डेटा मिल गया। वर्ल्ड लिवर डे कितना तारीख को है, वर्ल्ड लिवर डे है 19, आज कितना तारीख है, आज 20 तारीख को है, तो वर्ल्ड लिवर डे है 19 अप्रैल है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, वर्ल्ड लिवर डे जो है 19 अप्रैल को है, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड लिवर डे है। बूस्ट लिवर हेल्थ अवेयरनेस, अच्छा लिवर हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक अमित शाह ने हेल्थ नाम के एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्या बताया गया, पढ़ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह अटेंडेड द वर्ल्ड लिवर डे इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस ILBS न्यू दिल्ली ऑन April 2025 19 अप्रैल। ही लॉन्च द हेल्थ स्कीम। अच्छा, ये लिवर के हेल्थ अवेयरनेस के लिए हेल्थ स्कीम लॉन्च किया गया है। श्री अमित शाह emphasized the importance of healthy liver and share personal lifestyle changes to improve this own healthy science May 2020। अच्छा, मोटा मोटी से क्या बोल रहा है बोल देता हूँ, उतना ये वाला चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अमित शाह ने न्यू दिल्ली में ILBS, जो ILBS का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस, ठीक है। ILBS का जो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस के वर्ल्ड लिवर डे इवेंट में हेल्थ स्कीम लॉन्च की, जो लिवर हेल्थ अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। अमित शाह ने 19 अप्रैल को फॉर द पर्पस ऑफ वर्ल्ड लिवर डे लॉन्च हेल्थ स्कीम, जो लिवर अवेयरनेस के लिए है। और ये दिल्ली कहाँ पर, ILBS में, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस। तो इसका की पॉइंट क्या है, शाह ने मतलब अमित शाह ने अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस शेयर की, जो मई 2020 से उसका लाइफस्टाइल कैसा वो लोग बिलोंग कर रहे हैं, ये मतलब शेयर किया है। उस मतलब जो क्या हुआ था, मतलब वर्ल्ड लिवर डे का जो मतलब इनिशिएटिव हुआ था, वहाँ पर जो मतलब फंक्शन हुआ था, वहाँ पर अमित शाह ने खुद का लाइफस्टाइल चेंजेस की एक मतलब स्टोरी शेयर की थी। और मोदी गवर्नमेंट की 10 साल के हेल्थ केयर अचीवमेंट्स भी बताया वहाँ पर। तो खुद का पार्टी का तो अचीवमेंट बताएगा, वो खुद का पार्टी ने क्या क्या किया हेल्थ केयर सिस्टम पे। तो ये वाला ही है। और अटेंडेड कर दिल्ली LG विनायक कुमार सक्सेना ने अटेंड किया, और CM रेखा गुप्ता ने यहाँ पर अटेंड किया था। देखो, द इवेंट अटेंडेड बाय द डिग्निटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली LG विनायक कुमार सक्सेना एंड CM रेखा गुप्ता। तो ये वाला न्यूज़ क्या है, ये वाला न्यूज़ है अमित शाह लॉन्चेस हेल्ड ऑन वर्ल्ड लिवर डे टू बूस्ट लिवर हेल्थ अवेयरनेस। अमित शाह ने न्यू दिल्ली में ILBS मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस में
वर्ल्ड लिवर डे इवेंट को वर्ल्ड लिवर डे इवेंट में हेल्थ नाम का एक स्कीम लॉन्च किया जो लिवर हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। यहाँ पर अमित शाह ने खुद का 2020 से 2025 तक जो लाइफस्टाइल बिलोंग कर रहा है वो खुद का मतलब लाइफस्टाइल शेयर किया है। और मोदी गवर्नमेंट ने 10 साल तक हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या क्या मतलब नया नया इनिशिएटिव लेके आया था, मतलब उसका जो मतलब गुड साइड क्या है, सब जो मतलब गुड वाइब्स जो बोलते हैं उसको लेके बात किया है उस मीटिंग पे, या मीटिंग भी बोलो, कॉन्फ्रेंस बोलो, जो भी बोलो, मतलब वहाँ पर जाके भाषण दिया है। यहाँ पर है मोटा मोटी, यहाँ पर है इसका मतलब, यहाँ पर जो मतलब हेल्थ केयर का मतलब वर्ल्ड लिवर डे में जो जो इनिशिएटिव लिया है और जो हेल्थ नाम का जो प्रोजेक्ट एक्टिव हो रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स, ये वाला चीज़ थोड़ा रीड डाउन कर लेना। ये वाला न्यूज़ भी मैं PIB से कल उठा के लेके आया। ये वाला न्यूज़ कल दोपहर 5:30 बजे पोस्ट हुआ था PIB के मतलब ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, तुम अभी जाके सर्च कर लो, तुम लोग देखना। ये वाला I4C अलर्ट पब्लिक और ऑनलाइन बुकिंग स्कैम जो है, ये वाला न्यूज़ 19 तारीख शाम को 5:30 बजे पोस्ट हुआ था। तो क्या है ये I4C का फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डेट 19 अप्रैल। अच्छा, तो क्या है ये वाला जो I4C अलर्ट पब्लिक ऑन ऑनलाइन बुकिंग स्कैम? मतलब हम लोग सभी जानते हैं ऑनलाइन में जो क्या होता है ना, वो जर्नी के ट्रैवल टूर के लिए ना बहुत फ्रॉड हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी फेसबुक पे देखते थे बहुत जगह मतलब टूर के लिए टूर पैकेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो तो टूर पैकेज नहीं है, तो फ्रॉड कर रहे हैं। पहले पैसा लगे उसके बाद मोए। तो वही वाला चीज़ यहाँ पर बोला है। क्या है? राइज ऑन ऑनलाइन बुकिंग स्कैम टारगेटिंग द रिलीजियस हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है फ़ोन में। rise in online booking scam targeting religious pilgrims and tourists via fake website, social media apps, paid search result, common fraudulent services, helicopter booking for Kedarnath, चारधाम, उसके बाद गेस्ट होटल एंड होटल बुकिंग्स फॉर पिलग्रिम्स, ऑनलाइन कैब टैक्सी, हॉलीडे रिलीजियस टूर पैकेजेस, और उसके बाद विक्टिम्स पे ऑनलाइन थ्रू फेक पोर्टल्स, रिसीव नो इन्फॉर्मेशन विद कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, पब्लिक एडवाइजरी, तो वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेबसाइट बिफोर पेमेंट, बी क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला न्यूज़ डायरेक्ट उठा के लेके आया। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट स्कैमर, कोई स्कैमर हुआ तो इस नंबर पे और इस वेबसाइट पे रिपोर्ट करना। और केदारनाथ हेलीकॉप्टर के लिए हेल्थ यात्रा IRCTC.co.in एक्चुअली ऑथेंटिक साइट है। तुम हेलीकॉप्टर में केदारनाथ जाना चाहते हो तो हेल्थ यात्रा .IRCTC.co.in, और सोमनाथ ट्रस्ट एंड गेस्ट हाउस somnath.org है। अच्छा, क्या बताया गया है इसको डिटेल्स पे उतना तो बहुत लंबे है, थोड़ा मतलब समझाने के लिए बोल देता हूँ। I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक मतलब अलर्ट जारी किए। रिसेंटली हम लोग सभी देखते थे फेसबुक की जब ओपन करते थे, बहुत जगह टूर एंड ट्रैवल्स के लिए मतलब एक पैकेज, ऐसा टाइप का पैकेज वगैरह सब कुछ लॉन्च करते थे, जो कि स्कैम है, पूरी स्कैम। तुमसे कॉन्टैक्ट करेगा एक अनऑथराइज ऐप के थ्रू, अनऑथराइज साइट के थ्रू तुम्हारा बुकिंग भी किया जाएगा, वो तो बुकिंग नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ, तुमसे पैसा ले रहा है। ठीक है, उसके बाद लोग अनऑथराइज और अनऑथराइज साइट्स और ऐप्स के तक तुमसे पैसा लेगा, उसके बाद कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेगा, उसके बाद तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। इसके लिए I4C ने अलर्ट किया सभी पब्लिक को, कोई ऐसा टाइप का कोई फ्रॉडलेंट हुआ तो क्या करो, www.cybercrime.gov.in नहीं तो 1930 पे कॉल करो। और तुमको सही में केदारनाथ ऐसा टाइप का जो मतलब तीर्थ यात्रा में जाना है, केदारनाथ जाना है, तो हेल्थ यात्रा.IRCTC.co.in और सोमनाथ ट्रस्ट एंड गेस्ट हाउस के लिए सोमनाथ। सो यहाँ पर ये मेंशन किया I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक प्रेस रिलीज़ किया गया PIB में। मैं ऑलरेडी बोल दिया, ये कल का शाम 5 बजे का न्यूज़ है। कोई भी तीर्थ यात्रा करना है तो फेसबुक, व्हाट्सअप, कोई अनऑथराइज ऐप, कोई अनऑथराइज साइट से मत करना, ये तुम्हारे साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तीर्थ यात्रा में जाना है, केदारनाथ पे जाना है, केदारनाथ पे क्या फ्लाइट बुक करना है तो हेलीकॉप्टर करना है तो केदार यात्रा.IRCTC.co.in से करो, और सोमनाथ ट्रस्ट और गेस्ट हाउस में बुक करना है तो somnath.org में बुक करो। और ये वाला है इस न्यूज़ का मेन मुद्दा। तो चलो नेक्स्ट न्यूज़ में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। हम लोग सभी जानते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन पे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। अनफॉर्चुनेटली SBI क्लर्क मेंस पे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड GA का पेपर सेटिंग था, लेकिन कोई बात नहीं, ये टोटली डिपेंड्स करेगा अथॉरिटी पर। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे क्या क्या न्यूज़ कवरेज किया गया है तो चलो देख लेते हैं। पहला न्यूज़ है भीम्स न्यू ब्रांड कैंपेनिंग। ठीक है, सो भीम्स के न्यू ब्रांड कैंपेनिंग लॉन्च हुआ है। क्या है पढ़ लेते। भारत इंटरफेस फॉर मनी डेवलप बाय NPCI भीम सर्विसेज टू सब्सिडरी ऑफ NPCI और लॉन्च बाय द पेशन की कदर कैंपेन। क्या लॉन्च किया है? पेशन की कदर कैंपेन लॉन्च किया है टू पोजिशन इटसेल्फ एज भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। क्या? टू पोजिशन इटसेल्फ एज भारत का अपना पेमेंट ऐप। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय Tilt Brand Solution, okay, and it includes 5 slices of the live brand films in Indian languages. Launched by PM Narendra Modi on December 30, 2016, Beam is available in 20 language. और NBSL मतलब NBSL का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट में बताओ क्या है NBSL का फुल फॉर्म। सभी स्टूडेंट को बोलूँगा NBSL का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन पे बताना। ठीक है,
सो NBSL का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र पे है। MD and CEO है ललिता नटराज। तो ये न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ है BHIM मतलब भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक UPI ऐप है जो NPCI फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया। इसका नया कैंपेन पेंशन की कदर, पेंशन की कदर, नॉट पेंशन की कदर, पेंशन की कदर, पेंशन की कदर शुरू हुआ, जो इससे भारत का अपना पेमेंट्स ऐप के रूप में प्रमोट करता है। ठीक है, ये कैंपेन का डिटेल्स क्या है, 5 छोटी फिल्म 9 इंडियन लैंग्वेज में टिल ब्रांड सॉल्यूशन ने बनाया है। ठीक है, लॉन्च कौन किया है, PM नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया था। इसका फीचर क्या है, 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। और NBSL का जो डिटेल यहाँ पर गिवन है, ये थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है IREDS रिकॉर्ड फाइनेंशियल डे। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREDA? IREDA का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। IREDA का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। सो IREDA इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC अनाउंस इट्स हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको बोलते हैं PAT, वो है 1699 CR, 36% अप फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड ₹502 करोड़, 49% अप फॉर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024-25। फर्स्ट NBFC बैंकिंग सेक्टर कंपनी एंड PSU टू पब्लिश ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट इन जस्ट 15 डेज। ओके, तो क्या बताया गया है, इसका मीनिंग ये है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ग्रीन फाइनेंशियल के सबसे बड़ा NBFC ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाया। ओके, तो जो अमाउंट है 1699 करोड़, जिसका 36% आप है, और Q4 में ₹502 करोड़, जो 49% आप है। तो इसका स्पेशलाइजेशन ये है, पहला कोई NBFC बैंक या PSU जो 15 दिन में ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करता है। ठीक है, सो इसका हेडक्वार्टर किधर है, स्टैटिक क्वेश्चन देख सकते हैं, न्यू दिल्ली पे है। CMD कौन है, प्रदीप कुमार दास है। इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है एनर्जी फॉर एवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है, क्या बताया, IFC MSME फाइनेंस इनिशिएटिव। तो क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हम लोग सभी जानते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब IFC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो लॉन्च द सैटेलाइटिक फर्स्ट लॉस गारंटी। एक मिनट इसको पूछ लेता हूँ, मतलब इतना छोटा हो गया ना। एक मिनट रुको। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉन्च बाय कैटालिटिक फर्स्ट लॉस गारंटी। उसके बाद फैसिलिटी अंडर इट्स MSME फाइनेंस प्लेटफॉर्म टू बूस्ट फाइनेंसिंग MSME, मतलब MSME का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्पेशली वुमेन बेस्ड बिजनेस, एग्रीकल्चर एंटरप्राइज एंड क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स। सो एम्स टू ब्रीफ $5.7 trillion MSME financial gap up to $8 trillion including informal business, eligible financial services providers, banks, NBFC, digital lenders, उसके बाद लीजिंग कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट मीटिंग IFC क्राइटेरिया। अच्छा, मोटा मोटी क्या बताया, उसके बाद बोला ओवरऑल 90% ग्लोबल बिजनेस, 70% एम्प्लॉयमेंट, 50% ग्लोबल GDP। ठीक है, तो क्या बताया मोटा मोटी न्यूज़ मैं बोल के सुनाता हूँ। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने MSME के लिए कैटालिटिक फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी लॉन्च की। क्या लॉन्च की, कैटालिटिक फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने MSME के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए कैटालिटिक फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी लॉन्च की है, ताकि छोटे बिजनेस जैसे वुमेन ओन्ड बिजनेस फर्म्स होता है, जो वुमेन ओन्ड फर्म्स होता है, और क्लाइमेट प्रोजेक्ट को फिनेंस मिले। इसके पीछे का क्या राज है, इसका पीछे का यही राज है जो फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी लॉन्च की, ताकि छोटे बिजनेस, वुमेन ओन्ड जो फर्म्स है और क्लाइमेट प्रोजेक्ट को फिनेंस मिले। ओके, तो इसका गोल क्या है, $5.7 ट्रिलियन, नॉट मिलियन, $5.7 ट्रिलियन MSME फाइनेंसिंग गैप को कम करना। उसके बाद एलिजिबल कौन कौन है, बैंक, NBFC, डिजिटल लेंडर्स, माइक्रो फाइनेंस, जो IFC के क्राइटेरिया मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एनवायरमेंट रेटिंग एक्सेट्रा पूरे करें। और MSME का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, 90% ग्लोबल बिजनेस और 70% जॉब्स एंड 50% GDP। ओके, ये वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, गोदरेज कैपिटल तेलंगाना MOU, और एक भी MOU का न्यूज़, गोदरेज कैपिटल एंड द तेलंगाना गवर्नमेंट साइंड MOU सपोर्ट MSME ग्रोथ थ्रू enhanced credit access for understanding and the first time borrowers, focus on digital first lending and women entrepreneurs via the Arohi initiative। पहले वाला न्यूज़ के तरह भी ये वाला न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले वाला न्यूज़ भी MSME और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थोड़ा सा था, ये वाला न्यूज़ भी वुमेन मतलब एम्पावरमेंट और सेम MSME के ऊपर ही है। तो क्या बताया, थोड़ा सा डिटेल्स पे तुम लोगों को बोलता हूँ। जो गोदरेज कैपिटल और तेलंगाना गवर्नमेंट ने MSME के लिए MOU साइन किया है। कौन कौन MOU साइन किया है, गोदरेज कैपिटल और तेलंगाना गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है, ताकि छोटे बिजनेस स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट मिले। ओके, फोकस डिजिटल लेंडिंग और आरोही इनिशिएटिव, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोही इनिशिएटिव जो है, ये आरोही इनिशिएटिव के थ्रू वुमेन को थोड़ा सपोर्ट मिले। ठीक है, ये वाला न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। गोदरेज कैपिटल तेलंगाना MOU के माध्यम से कौन सा इनिशिएटिव को यहाँ पर पेश किया गया है, वो है आरोही इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है न्यूज़, NPCI UPI QR पेमेंट रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये वाला न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बैंकिंग और इंश्योरेंस का एग्जाम होगा उस पर NPCI MOUs, ये वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
तो क्या बताया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया halted the international UPI transaction via QR share pay method actively April 4, 25. Only live QR code scanning at the physical merchant location above is allowed. Supported to 7 countries: Bhutan, France, Nepal, Mauritius, Singapore, Sri Lanka, UAE. Domestic QR share and pay capped at 2000 rupees per transaction. Non-verified offline merchants above this merchant need NPCI registration and KYC. अच्छा क्या बताया, सीधे से बोलता हूँ, एनपीसीआई ने इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए क्यूआर शेयर एंड पे मेथड को 4 अप्रैल 2025 से बैन कर दिया। ठीक है, एनपीसीआई ने इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन के क्यूआर शेयर एंड पे मेथड को 4 अप्रैल से बैन कर दिया। अब सिर्फ लाइव क्यूआर स्कैनिंग अबाउट काम करेगा। ठीक है, अबाउट का कौन सा चीज़ काम करेगा, लाइव क्यूआर स्कैनिंग ही काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सपोर्ट कंट्रीज कौन कौन है, भूटान, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई। और डोमेस्टिक रूल्स क्या है यहाँ पर, नॉन वेरीफाइड ऑफलाइन मर्चेंट्स के लिए 2000 पर ट्रांजैक्शन लिमिट और इससे ज़्यादा के लिए केवाईसी चाहिए। तो क्या यहाँ पर डोमेस्टिक रूल, नया रूल्स यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस है। नॉन वेरीफाइड ऑफलाइन मर्चेंट्स के लिए 2000 पर ट्रांजैक्शन लिमिट, लेकिन ज़्यादा करने से भाई तुमको केवाईसी करना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी, नो योर कस्टमर, केवाईसी नो योर कस्टमर। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्या है भाई, हाँ ये वाला न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। मास्टर कार्ड और सिटी यूनियन बैंक पैशन क्रेडिट कार्ड। अच्छा बोलो तो कुछ दिन पहले मार्च के टाइम पे सिटी यूनियन बैंक और आईपीएल का कौन टीम के साथ मतलब कोलैबोरेशन होकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था, को ब्रांडेड। बोलो तो सभी कमेंट सेक्शन पे बोलो। मार्च के महीने पे सिटी यूनियन बैंक और इंडिया आईपीएल का कौन सा टीम के साथ कोलैबोरेशन होकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। सो वैसे टाइप का सेम न्यूज़ है, दोबारा आया। मास्टर कार्ड एंड सिटी यूनियन बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट पैशन क्रेडिट कार्ड फॉर क्रिकेट फैंस टाइड टू चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद। वही पहले वाला न्यूज़ और नया वाला न्यूज़ को कंबाइन करके यहाँ पर दिया है। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक ने मार्च के महीना पे ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग के साथ एक कोलैबोरेशन करके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड चेन्नई सुपर किंग और सिटी यूनियन बैंक के कोलैबोरेशन में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो अभी रिसेंटली वो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी कोलैबोरेशन करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। तो कार्ड्स में क्या होता है, CUB CSK मास्टर कार्ड प्लैटिनम है एंड CUB SRH मास्टर कार्ड प्लैटिनम एंड वर्ल्ड है। अच्छा, दो टाइप का कार्ड यहाँ पर लॉन्च हुआ है। बेनिफिट क्या है, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, 1% फ्यूल सर्च वेवेयर, ट्रैवल एंड एक्सीडेंट ओवर। अच्छा ठीक है, चलो क्या बोलते हैं इसका थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। मास्टर कार्ड और सिटी यूनियन बैंक ने क्रिकेट फैंस के लिए इंडिया के पहले पैशन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। चेन्नई सुपर किंग्स तो मार्च के महीने पे ऑलरेडी लॉन्च कर दिया और सनराइजर्स हैदराबाद नया लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके। कार्ड क्या है, CUB CSK और SRH मास्टर कार्ड प्लैटिनम वर्ल्ड। ओके, तो बेनिफिट क्या रहेगा, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, 1% फ्यूल सर्चर वेवियर और ट्रैवल और एक्सीडेंट कवरेज मिलेगा। तो इसके अंदर थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कौन फाउंडेड है, कितना तारीख को फाउंडेड है, ये वाला थोड़ा पढ़ लेना। यहाँ से मोटा मोटी इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। मास्टर कार्ड और सिटी यूनियन बैंक मिलकर आईपीएल का कौन दोनों टीम का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, कोई एक भी पूछ सकता है, कोई दो भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अभी ये वाला भी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज SBI इन न्यूज़, RBI इन न्यूज़ हर एक बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो SBI अमृत वृष्टि FD स्कीम, SBI ने पहले ऑलरेडी 2-3 जनवरी महीने पे फिक्स डिपॉजिट स्कीम, उसके बाद SBI पैट्रॉन्स, बहुत सारे ऐसे फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया। तो SBI ने और एक बार अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है। तो क्या बताए देख लेता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया री इंट्रोड्यूस अमृत वृष्टि 44 डेज फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। सॉरी, ये री इंट्रोड्यूस किया, पहले ऑलरेडी इंट्रोड्यूस था, दोबारा करके री इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इफेक्टिव अप्रैल 2025, इनिशियली लॉन्च इन जुलाई 15, 2024। जुलाई 15, 2024 से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है SBI की तरफ से। इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 7.05% जनरल पब्लिक के लिए, 7.55 सीनियर सिटीजन के लिए, 7.65 सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। अच्छा, कमेंट सेक्शन पे बोलो तो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन पे क्या फ़र्क है। ठीक है, कमेंट सेक्शन सभी कमेंट ड्रॉप करो, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन पे क्या फ़र्क है। ठीक है, तो अदर FD रेट चार्जेस 7.20, 1 to less than 2 years डाउन फ्रॉम 7.30, 7.40 फॉर 2 years, लेस देन 3 years डाउन फ्रॉम 7.50। उसके बाद SBI का जो हेडक्वार्टर का स्टैटिक पोर्शन है। अच्छा, मोटा मोटी बोल देता हूँ क्या है ये वाला पोर्शन है। SBI ने अमृत वृष्टि 444 डेज मतलब 444 डेज फिक्स डिपॉजिट स्कीम दोबारा लॉन्च कर दिया। ठीक है, SBI ने अमृत वृष्टि 444 डेज फिक्स डिपॉजिट स्कीम दोबारा लॉन्च किया है, जो ऑलरेडी अप्रैल 15, 2025 पे सॉरी अच्छा सॉरी SBI ने अमृत वृष्टि 444 डेज फिक्स डिपॉजिट स्कीम दोबारा लॉन्च किया है। कब का लॉन्च किया है, 15 अप्रैल 2025 से वो एक्टिवेटेड कर दिया। यह पहले जून 2024 पे आया था। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर मूल मुद्दा, ये है
एसबीआई ने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया अमृत विसी एफडी स्कीम, वो अप्रैल 15 2025 से, लेकिन ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड था जुलाई 2024 पे। इंटरेस्ट क्या है, जनरल के लिए 7.05%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.55% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 10% ज़्यादा 0.10% ज़्यादा 7.65, ठीक है। और अदर एफडी चार्जेस, ये वाला चीज़ अच्छा करके पढ़ लेना, जो इंटरेस्ट रेट है उसको अच्छे करके पढ़ लेना, बिकॉज एसबीआई और अदर बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन से डिजिट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डिजिट बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि डिजिट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो अच्छे करके ये वाला चीज़ पढ़ लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई का अच्छा एक क्वेश्चन, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यहाँ पर बगल पे पिक्चर लगा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। उसके बाद है ये वाला न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी आरबीआई एंड एसबीआई न्यूज़ रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। आरबीआई इन्फॉर्मेंस एक्शन इन FY25, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुक 79 इन्फॉर्मेंस एक्शन अगेंस्ट बैंक्स एंड एनबीएफसी इंपोजिंग 33 करोड़ पेनल्टीज, ब्रेक डाउन 48 एक्शन अगेंस्ट एनबीएफसी, 18% पेनल्टी, 30 अगेंस्ट बैंक, 82% पेनल्टीज, 1 अगेंस्ट क्रेडिट ब्यूरो, की वायलेंस केवाईसी नॉर्म्स, फेयर प्रैक्टिस कोड, कोऑपरेट गवर्नेंस, डिजिटल हाईएस्ट पेनल्टी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 3.31 करोड़ फॉर BSSDA बेनिफिशियरी ओनरशिप एंड लोन वायलेशन, अदर फाइन्स यूको बैंक ₹2 CR, एक्सिस बैंक ₹1.9 CR। आरबीआई अपडेट अप्रैल 9 2025 NPCI वाज अलाउड टू रेज P2M UPI ट्रांजेक्शन, ओके। तो चलो ये न्यूज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या बताया। आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसी के खिलाफ 79 एक्शन लिया है, ठीक है। आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ 79 एक्शन लिया है, ₹33 करोड़ का पेनल्टी लगाया है, ठीक है। आरबीआई ने क्या क्या पेनल्टीज है, एनबीएफसी 48 एक्शन लिया है, 18% पेनल्टी, एनबीएफसी जितना भी है उसके ऊपर 48 एक्शन लगाया है 18% पेनल्टी का, बैंक के ऊपर 30% एक्शन लगाया 82% पेनल्टी, और क्रेडिट ब्यूरो के ऊपर 1 एक्शन लगाया, ठीक है। तो दोबारा करके बोलता है, एनबीएफसी के ऊपर 48 एक्शन लगाया जिसमें 18% पेनल्टी एप्लीकेबल है, बैंक के ऊपर 30% एक्शन जिसमें 82% पेनल्टी है, क्रेडिट ब्यूरो के ऊपर 1% एक्शन है। वायलेंस क्या क्या किया है, केवाईसी, फेयर प्रैक्टिस, डिजिटल लेंडिंग, गवर्नेंस एक्सेट्रा। तो हाईएस्ट पेनल्टी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 3.31 करोड़। ये वाला चीज अच्छे करके नोट डाउन कर लेना। हर एक महीने रिजर्व बैंक हो, सेबी हो, जितना भी मतलब रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से जो फाइन लगाता है बैंक और एनबीएफसी के ऊपर, कितना अमाउंट का फाइन लगाया कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पेनल्टी किस पे लगाया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसका अमाउंट है 3.31 CR, अदर फाइन यूको बैंक 2 CR, एक्सिस बैंक 1.9 CR। और अपडेट क्या है, अप्रैल 2025 को एनपीसीआई को यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट्स बढ़ाने का परमिशन दे दिया है। और यहाँ पर रिजर्व बैंक का जो क्या है, रिजर्व बैंक का स्टैटिक पोर्शन हेडक्वार्टर किधर है, गवर्नर कौन है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं बिकॉज ऑलरेडी पढ़ा, पर ये ऑलरेडी एक मिनट, ये वाला पोर्शन जो है स्टैटिक पोर्शन रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहता है, गवर्नर कौन है, इस्टेब्लिश कब का हुआ, ये ऑलरेडी रीड डाउन हो चुका है बिकॉज हम लोग प्रीवियसली एसबीआई क्लब मेंस के लिए तैयारी किया, तो ये वाला चीज़ अच्छे करके पढ़ लेना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या है, एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक रैंक अमंग वर्ल्ड टॉप 100 बैंक्स बाय एसेट इन 2025 S&P ग्लोबल। तो क्या बताया गया है, अप्रैल 2025 S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस अनवील्स द लार्जेस्ट रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड 100 लार्जेस्ट बैंक बाय एसेट, highlighted the global financial giants to Indian bank made of the State Bank of India, HDFC Bank Limited, based in Mumbai. SBI jumps sports to 43rd position, while HDFC Bank rose spot in the 73rd. Tom Bank globally, Industrial Commercial Bank in China Limited, ICBC top 10 listed, follow to close by Agriculture Bank of China, China Construction Bank Corporation। अच्छा, मोटा मोटी क्या है मैं बोल देता हूँ, ये न्यूज़ ऑलरेडी दिसंबर का महीना पे, दिसंबर नहीं फरवरी का महीना पे भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये न्यूज़ कैसा टाइप का था, HDFC बैंक, SBI बैंक और ICICI बैंक के ऊपर था, मतलब रैंक बेसिस पे। ये न्यूज़ ऑलरेडी फरवरी पे लॉन्च हुआ था, ये न्यूज़ दोबारा करके रीलॉन्च किया गया, क्या है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। S&P ग्लोबल ने 2024 को टोटल एसेट के बेसिस पे दुनिया के टॉप 100 बैंक की लिस्ट जारी किया है। इंडिया से 2 बैंक उसमें शामिल है। कौन 2 बैंक शामिल है, SBI जो है 43rd रैंक पे है 4 स्पॉट्स अप पे, और HDFC बैंक है 73rd रैंक पे 1 स्पॉट्स अप पे, ठीक है। और टॉप ग्लोबल रैंक पे कौन कौन है, फर्स्ट है ICBC चाइना, उसके बाद सेकंड है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, थर्ड है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। तो टॉप ग्लोबल बैंक पे कौन कौन है, फर्स्ट है ICBC चाइना का, सेकंड है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और थर्ड है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। और हमारा इंडिया से कौन 2 बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है, SBI जिसका है 43rd रैंक और HDFC जिसका है 73rd रैंक, ठीक है। ये है इन न्यूज़ का मेन मुद्दा। उसके बाद क्या है, SBI कार्ड पार्टनर्स विद टाटा डिजिटल टू लॉन्च टाटा न्यू SBI कार्ड। अच्छा, और एक नया अच्छा न्यूज़, इसलिए हम सिटी यूनियन बैंक और IPL के 2 टीम चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बोला। अब थोड़ा SBI कार्ड पार्टनर किया है टाटा डिजिटल टू लॉन्च टाटा न्यू SBI कार्ड। तो क्या बताया गया देख लेता हूँ। इन अप्रैल 2025 गुरुग्राम Haryana based SBI Card Payment Service Limited, SBI CP is a subsidiary of the State Bank of India, partners with Mumbai Maharashtra based Tata Digital Private Limited to launch Tata New SBI Card, a co-branded credit card. The card is available in 2 variants, the Tata New SBI Card, Tata New Infinity SBI Card and Tata New Plus SBI Card.
कौन दो टाइप का, कितना दो टाइप का, मतलब दो टाइप का तो पहले तो कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया है। तो दो टाइप का कार्ड का पहला नाम क्या है, पहला नाम है टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड और दूसरा नाम है टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड। दो टाइप का कार्ड लॉन्च किया गया है। दोबारा से बोल रहा हूँ, दो टाइप का में पहला सा है टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड और दूसरा है टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड, ऑफरिंग रिवॉर्ड्स इन न्यू कॉइन्स रिडीमेबल ऑफ द टाटा न्यू एप्लीकेशन ऐप। ठीक है, उसके बाद फीस और वेवर कितना है, टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड टू ज्वाइनिंग एनुअल फीस ₹1499 वाइल स्पेंड बेसिस एनुअल फी रिवर्सल 3 लाख रुपीज़। उसके बाद टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्राइटेरिया देख लेते भाई। ज्वाइनिंग फीस है 499, भाई 1 रुपये भी चार्ज कर लेते पूरा पूरी 500 हो जाता है। उसके बाद स्पेंड बेस एनुअल फीस 1 लाख रुपीज़। अच्छा क्या है बोल देता हूँ, तो भाई यहाँ पर न्यूज़ ये बोल रहा है एसबीआई टाटा डिजिटल के साथ कोलैबोरेशन करके टाटा न्यू एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। उसमें दो वेरिएंट का कार्ड है। पहला वेरिएंट का कार्ड नाम का पहला वेरिएंट का जो कार्ड का नाम क्या है, टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड और दूसरा वेरिएंट का कार्ड का नाम है टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड। तो ये क्या मतलब ऑफरिंग कर रहा है, रिवॉर्ड्स इन न्यू कार्ड रिडीमेबल फॉर द टाटा न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, तो फीस और ओबीएस क्या ऐसा टाइप का रहेगा, दो टाइप का कार्ड का। तो पहला वाला जो कार्ड है टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड, तो ज्वाइनिंग के लिए 1499 रुपये मतलब 1499 रुपीज़ और स्पेंड बेस्ड एनुअल फी रिवर्सल 3 लाख रुपीज़ एंड द टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड में ज्वाइनिंग के लिए जैसे 499 रुपीज़ और स्पेन बेस्ड एनुअल फी रिवर्सल 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये है मोटा मोटी इसका मेन टॉपिक। उसके बाद और एक न्यूज़, ये वाला न्यूज़ डायरेक्ट ऐसा क्यों होता है भाई, ये वाला न्यूज़ डायरेक्ट में आकाशवाणी का ऑफिशियल साइट से लेके आया हूँ। ये वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिकॉज मतलब मैं पहले वीडियो में पहले बोल दिया था भाई, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट सोर्सेज से मैं टॉपिक लेके आया, उसके बाद रिसर्च किया, उसके बाद यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। और इस जो टॉपिक मैं प्रीवियस से कवर कर रहा हूँ, इसी टॉपिक से तुमको सामने का एग्जाम पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या बताया, आरबीआई एंड एफआईयू एनडी साइन एमयू स्टेटेड एएमएल एंड सीएफटी फ्रेमवर्क कैंसल लाइसेंस ऑफ कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक approves reverse entity. So Reserve Bank of India and Financial Intelligence Unit India today signed a memorandum understanding, a part of the coordination. मतलब RBI और यहाँ पर FIUIND एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन किया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड रूल्स फ्रेम अंडर इट। अच्छा यहाँ पर एक MOU क्या साइन किया है, implementation of requirement of the prevention of money laundering and rules frame under it. The MOU was signed by the director of FIUIND विवेक अग्रवाल। कौन कौन साइन किया, FIUIND का जो डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ RBI RL के राव, दोनों मिलकर MOU साइन किया। कौन दोनों मिलकर साइन किया, FIUIND का विवेक अग्रवाल और RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ RBI RL के राव। अकॉर्डिंग टू द MOU FIUIND एंड RBI विल कोऑपरेट विथ ईच अदर इन एरियाज ऑफ मल्टी म्यूचुअल इंटरेस्ट। ओके, सो ये न्यूज़ इतना सा है, इसके आगे भी और है, क्या देख लेते हैं। चलो, आरबीआई क्या किया, आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ड्यू टू inadequate of the capital adequacy, poor earning prospects and non-compliance with the section 11(1) and the section 23D read with the section 56 of the Banking Regulation Act 1949। ठीक है, RBI imposed penalty ₹61.4 lakh KMBL, ₹38.6 IDFC First Bank and 29.6 लाख PNB फॉर रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंस। ठीक है, उसके बाद यूके बेस्ड रिवोल्ट ग्लोबल फाइनेंशियल एप्लीकेशन रिसीव्ड फुल ऑथराइजेशन फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर एनेबल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया। चलो यहाँ पर बोल देते हैं क्या बताया। आरबीआई ने क्या कैंसिल किया, अहमदाबाद रिसेंटली आरबीआई ने कैंसिल कर दिया अहमदाबाद गुजरात में कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है कैंसिल कर दिया। किस लिए कैंसिल किया, ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एडिक्वेसी एंड पोर अर्निंग प्रोस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंस विद विजिट। यहाँ पर जो एक्ट लगाया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके आधार पे आरबीआई कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसके बाद आरबीआई किस के ऊपर पेनल्टी लगा, जी जो बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 61.4 लाख KMBL के ऊपर लगाया, 38.6 लाख लगाया IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर, 29.6 लाख लगाया PNB के ऊपर रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंस के लिए। ठीक है, यूके बेस्ड रिवोल्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऐप रिसीव्ड फुल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आरबीआई से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब परमिशन आरबीआई की तरफ से, एक्चुअली पूरा गले पूरा दर्द कर रहा है कल से, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सॉरी, यूके बेस्ड रिवॉल्व जो है ग्लोबल फाइनेंशियल एप्लीकेशन, वो आरबीआई की तरफ से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑथराइजेशन मिला है उसको। ठीक है, क्या किसके लिए मिला है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया। ठीक है, इसके लिए उसको यूके बेस्ड रिवॉल्ट है, उसको पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑथराइजेशन मिल गया आरबीआई की तरफ से। ठीक है, किसके लिए मिला, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद UIICL पार्टनर्स विद CDB टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर MSMEs। UIICL पार्टनर्स विद CDB टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर MSME। देखना
में जितना भी न्यूज़ आज कवर अप किया उसमें ज़्यादा एमओयू एमएसएमई के न्यूज़ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एमओयू और एमएसएमई के न्यूज़ ज़्यादा है, तो एमओयू और एमएसएमई के न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छे करके पढ़ना, ठीक है। तो क्या बताया गया, इन अप्रैल 2025 चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्टनर विद लखनऊ यूपीआई बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सीडीबी बोलते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्पेशली tailored for the MSMEs. Okay, the collaboration aims to enhance insurance penetration for among MSMEs by the offering with a range of the general insurance solutions CDBs customer base across India. तो क्या है भाई ये, इसका मीनिंग ये है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम UIICL और CDB ने MSME के लिए जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए पार्टनरशिप किया है, ठीक है। इसका गोल क्या है, इसका गोल ये है MSME में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ना CDB के 1 to 3 ब्रांचेस को थ्रू, 1 to 3 मतलब 123 ब्रांचेस के थ्रू, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या है, होम हेल्थ मोटर और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। इसका प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है होम हेल्थ मोटर और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, ठीक है। CDB's कस्टमर एक्रोस इज 123 ब्रांचेस इन इंडिया। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, MSME में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बनाना और CDB के 123 ब्रांचेस को थ्रू, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट्स है होम हेल्थ मोटर और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के लिए, और इसका जो स्टैटिक पोर्शन है यहाँ पर थोड़ा कवर अप कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में क्या, द टाई अप विद एनेबल MSMEs टू एक्सेस इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विस अंडर द सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में ये सब फैसिलिटी मतलब जिसका नीड है उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं स्पोर्ट्स अफेयर्स पे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स अफेयर्स में क्या है देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के क्या बताया, द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज हैपनिंग इन द बिहार। बिहार में उसका ऑर्गेनाइज किया है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार था, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मनसुख मंदाविया अनवील द मस्कॉट लोगो एंड द थीम ऑफ द खेल का रंग बिहार का सन, ठीक है। ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैस्कॉट क्या किया, हाईलाइट मैस्कॉट है गा सिम्हा सिंबल पावर ऑफ द हेरिटेज इंस्पायर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स नालंदा एंड बोध गया। लोगो का था ऑरेंज ग्रीन रिप्रेजेंटिंग कल्चरल वाइब्रेशन नेचर। होस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन था, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर एंड बेगूसराय, ठीक है। तो स्पोर्ट्स क्या था, 28 डिसिप्लिन से इंक्लूडिंग था वॉलीबॉल था, फुटबॉल था, बास्केटबॉल था, बॉक्सिंग था, कबड्डी था, एथलेटिक्स था एंड इंडिजीनियस गेम्स लाइक मलकंब, ठीक है। और पार्टिसिपेंट्स कौन था, अराउंड 8500 प्लेयर्स था एंड 1500 टेक्निकल स्टाफ एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो टॉर्च टॉपिक क्या था, गौरव यात्रा टॉर्च विल पास थ्रू 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार फ्रॉम अप्रैल 15 टू मई 2025। तो यहाँ से क्या टाइप का क्वेश्चन बनने का चांस है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था, तो आंसर यहाँ पर होगा बिहार में हुआ था, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सिंगल लाइन का क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा रीड डाउन कर लेना। उसके बाद क्या है, आईसीसी, चलो उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स मार्च 2025। तो क्या है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर इंडिया हिज इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्कोरिंग 243 रन्स हेल्प इंडिया विन द टूर्नामेंट। अच्छा, श्रेयस अय्यर को यहाँ आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 में मिला था। कितना रन किया था, 243 रन किया था, ठीक है। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला था, जॉर्जिया वॉल को मिला था, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। शी हैड ए स्टेलर रन इन ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड स्कोरिंग क्रूशियल रन्स एंड हेल्पिंग द हर टीम। अच्छा, ठीक है। तो जॉर्जिया वॉल को ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, वो उसको भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 में वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का मतलब अवार्ड मिला है, ठीक है। तो की हाइलाइट्स क्या है, श्रेयस अय्यर नोटेबल परफॉर्मेंस इंक्लूड 79 ऑफ 98 बॉल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द ग्रुप स्टेज, 45 ऑफ 62 बॉल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 48 ऑफ 62 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है। जॉर्जिया बॉल भी विनिंग स्टेक कंट्रीब्यूटेड ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंस इन द वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ कैटेगरी, मेकिंग हर द 4th कॉन्सिक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन फीमेल रिसीव अवार्ड, ठीक है। ये वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कैसा टाइप का क्वेश्चन बनने का चांस मैं बोल देता हूँ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस किस को मिला है, ऐसा टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। और श्रेयस अय्यर कितना रन किया है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25, ठीक है। मोहन बागान सुपर जायंट ओन द 11th एडिशन ऑफ द इंडियन सुपर लीग ISL जिसको बोलते हैं 2024-25, डिफीटिंग बेंगलुरु FC 2-1 एट द विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम इन कलकत्ता। दिस मार्क their second ISL title after previously winning 2022-23. The key highlight, Mohun Bagan Super Giant achievement second team to win लीग शील्ड एंड ISL कप इन द सेम सेशन। ये एक लौता सेकंड टीम जो है जो विन लीग शील्ड एंड ISL कप इन द सेम सेशन, ठीक है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल, तो गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल किसको मिला है, एलाडाइन अजड़ी जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है, विशाल केत MB मोहन बागान सुपर जायंट को। इमर्जिंग प्लेयर कौन है, ब्राइसन फर्नांडिस जो FC गोवा का है। बेस्ट ग्रेस रूट प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था, जमशेदपुर FC पे हुआ था। बेस्ट एलाइट यूथ प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था, बेस्ट एलाइट यूथ प्रोग्राम पंजाब FC, ठीक है। ये वाला चीज़ अच्छे करके पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, सौरभ चौधरी विंस ब्रोंज ISSF वर्ल्ड कप 2025। सौरभ चौधरी एक 22 साल का लड़का जो शूटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, हैज़ मेड रिमार्केबल कमबैक टू द इंडियन शूटिंग टीम, क्लिंचिंग द ब्रोंज मेडल इन द 10
मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द ISSA वर्ल्ड कप 2025 इन लीमा पेरू पे ये हुआ था। द मेडल मार्क्स इन दिस द फर्स्ट इंडिविजुअल वर्ल्ड कप इन द ओवर 2 years शोकेसिंग दिस स्ट्रॉन्ग रिटर्न टू इंटरनेशनल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेडल विनर्स कौन था? गोल्ड में था काई हु चाइना, स्कोर 24.6। सिल्वर में था फिलिप हु ब्राज़ील का। उसके बाद ब्रोंज में कौन था? ब्रोंज में था सौरभ चौधरी जो इंडिया से बिलोंग करता है, 22 साल का लड़का, 219.1 उसका स्कोर था। नोटेबल कॉम्पिटिटर्स क्या था? जू साई चाइना, रीजनिंग ओलंपिक चैंपियन फिनिश 5th। क्रिस्टियन रियस जर्मनी का, रियो ओलंपिक चैंपियन 25 रैपिड फायर, एलिमिनेटेड अर्लियर। और वरुण तोमर जो इंडिया से बिलोंग करता है, सौरभ काजिन, अच्छा सौरभ का काजिन का नाम है वरुण तोमर, फिनिशिस 4th। ओके, उसके बाद है साइकोम मीराबाई चानू अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ IWLF एथलेटिक्स कमीशन। ओके, तो साइकोम मीराबाई चानू अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ IWLF एथलेटिक्स कमीशन। साइकोम मीराबाई चानू इंडिया सेलिब्रेटेड ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। IWLF का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। क्वेश्चन बन सकता है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पे कौन नया चेयरपर्सन बना? तो आंसर लिख के आना साइकोम मीराबाई। ओके, दिस रोल विल द enable her to advocate for the athlete welfare representation sports administration. So about मीराबाई चानू, स्पोर्ट वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है, कैटेगरी 49 kg है, अचीवमेंट ओलंपिक सिल्वर मेडल है टोक्यो 2020 और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल 2018-2022। ओके, उसके बाद क्या है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स। ठीक है, तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स इन न्यू दिल्ली मार्च 11 से 13। तो मार्च 11 से 13 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स न्यू दिल्ली पे होस्ट किया गया था। तो पार्टिसिपेटेड किया था 280 पैरा एथलेटिक्स फ्रॉम 20 कंट्री से 280 पैरा एथलेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया कॉन्टिजेंट 145 पैरा एथलीट इंडिया कॉन्टिजेंट से मतलब पार्टिसिपेट किया था। टॉप एथलीट्स का था पेरिस पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लाइक प्रवीण कुमार और नवदीप एंड धर्मवीर। अच्छा, क्लासिफिकेशन अपॉर्चुनिटी क्रूशियल फॉर पैरा एथलीट पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव इवेंट लोगो शोकेस इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, ये इवेंट का लोगो क्या था? इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, पैरा एथलीट स्पोर्ट्स एंड होस्टिंग वेलबिंग, ये था ये इवेंट का लोगो। ठीक है, ये वाला चीज़ अच्छा करके बनाना। इस इवेंट का लोगो था इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, पैरा एथलीट स्पोर्ट्स एंड होलिस्टिक वेलबिंग। ओके, उसके बाद क्या है? विल पुकोविस्की रिटायरमेंट। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया विल पुकोविस्की रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट एट द एज 27। अच्छा, 27 साल उम्र में वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। और एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है विल पुकोविस्की रिटायर्ड। अच्छा, विल पुकोविस्की, अच्छा इसका नाम है विल पुकोविस्की। जहाँ पर हम लोग का महेंद्र सिंह धोनी अभी भी IPL खेल रहा है, मतलब वो तो रिटायरमेंट का मतलब उसका तो उम्र भी बढ़ गया, वो अभी तक रिटायरमेंट का कोई नाम ही नहीं है। यहाँ पर जो 27 साल का एक मतलब नौजवान क्रिकेट में रिटायरमेंट ले लिया, वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। सो किस लिए रिटायरमेंट लिया है? इसका रिटायरमेंट का कारण ये है, उसका हेड इंजरी हुआ है। ठीक है, इसके लिए रिटायरमेंट ले रहा है। उसका नाम अच्छा करके याद रहा, विल पुकोविस्की। ओके, नॉट हस्की। ओके, चलो इसके बाद डिफेंस न्यूज़। तो डिफेंस न्यूज़ में क्या है? इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑलरेडी में नेशनल न्यूज़ पे कवर अप हो चुका है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, उसका नाम क्या था? डस्ट लीग 6। हाँ, ये कहाँ पर हुआ था? अनूथ पुणे पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर उतना मतलब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बोल देता हूँ। इंडिया उज्बेकिस्तान के अंदर जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, उसका नाम क्या है, कहाँ पर हुआ था और कौन कौन दो देश के बीच हुआ? तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या बताया गया? इंडिया नेवी मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिम्पोसियम मेघायन 25। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छा करके देखते हैं। द थर्ड एडिशन ऑफ मेघायन 25 वाज हेल्ड अप्रैल 14, 2025 में। अप्रैल 14, 2025 मेघायन 25 जो थर्ड एडिशन लॉन्च किया हुआ था एट नौसेना भवन दिल्ली नौसेना भवन पे थर्ड एडिशन ऑफ मेघायन 25 हुआ था। तो सेलिब्रेट कौन किया था? WMO डे 2025। द सिम्पोसियम्स थीम वाज क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग द गैप टुगेदर। ओके, तो ये क्या है? इंडिया नेवी मेट्रोलॉजिकल ओशनोलॉजिकल सिम्पोसियम जो मेघायन 25 और दिल्ली के नौसेना भवन पे हुआ था। ये WMO डे 2025 द सिम्पोसियम थीम्स वाज क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर है। तो इसका इनॉग्रेशन कौन करता है? वर्चुअली इनॉग्रेटेड ADM दिनेश के त्रिपाठी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया, चीफ ऑफ नावल स्टाफ। ओके, तो लॉन्च कौन किया है? मेट्रोलॉजिकल ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्चिवल सेंटर इंडियन नेवी वेब सीरीज। और ये क्या है? 10th एडिशन ऑफ सागरमंथन जर्नल है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। क्या है? इंटरनेशनल अफेयर्स है। तो क्या है इंटरनेशनल अफेयर्स से? पहले तो बोला मॉरिशस साइन कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद ISA। मॉरिशस जो है फर्स्ट कोई अफ्रीका कंट्री जो साइन किया है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जिसको बोलते हैं CPF विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ CPF कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क
मॉरिशस ने साइन किया, जो अफ्रीका का पहला कोई कंट्री है एमिंग टू प्रमोट सोलर एनर्जी इनिशिएटिव। सोलर एनर्जी का इनिशिएटिव के लिए ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। तो की पॉइंट्स क्या है, CPF साइनिंग, मॉरिशस फोर्थ कंट्री ग्लोबली, चौथा कंट्री है ग्लोबली में साइन CPF आफ्टर बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा के बाद में चौथा कोई कंट्री है जो CPF साइन किया है, और अफ्रीकन कोई फर्स्ट कंट्री है जो CPF साइन किया है मॉरिशस ने। पार्टनरशिप फोकस क्या है, स्केलिंग अप द सोलर टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप सोलर, सोलर पावर्ड वाटर पंपिंग सिस्टम एंड एस्टैब्लिशिंग सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। आईएसए गोल मोबिलाइजिंग $1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट 2030, ये इस लो का फोकस है। ठीक है, ये है न्यूज़ का मेन टॉपिक। उसके बाद क्या है भाई, यूएई इलेक्टेड टू चेयर इंटरपोल कमिटी ऑफ गवर्नेंस। हम लोग सभी जानते हैं इंटरपोल क्या होता है। इंटरपोल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फरवरी महीने का करंट अफेयर्स में इंटरपोल के बारे में दिया था, इंडिया ने इंटरपोल साइन किया था, ऐसा टाइप का एक मतलब न्यूज़ था। इंटरपोल का काम क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, इनहांस ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड सिक्योरिटी एमंग मेंबर स्टेट। ठीक है, तो इसका काम ये होता है इनहांस ग्लोबल कॉर्पोरेशन सिक्योरिटी एमंग मेंबर स्टेट। ठीक है, तो ये क्या किया था, द यूएई हैज़ इलेक्टेड द चेयर द इंटरपोल कमेटी। इंटरपोल कमेटी के लिए यूएई इलेक्टेड हुआ है। ठीक है, कमिटी ऑन गवर्नेंस फॉर 2 years सिक्योरिंग 67% ऑफ द वोट्स फॉर द मेंबर स्टेट। ओके, कमिटी ऑन गवर्नेंस एक ही एडवाइजरी कमिटी ऑफ इंटरपोल, टर्म 2 साल का टर्म है। यूएई रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमद आई मार्जोक्यू। अच्छा, यूएई रिप्रेजेंटेटिव में कौन है, लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमिद आई मार्जुक्यू। ओके, ये सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट कंट्री टू चेयर दिस न्यूली फॉर्म स्टैंडिंग कमिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्राइव गवर्नेंस रिफॉर्म्स, प्रोमोट कोलैबोरेशन एंड प्रेजेंट रिपोर्ट्स। तो इस न्यूज़ से मोटा मोटी क्या मालूम चलता है, इतना से मालूम चलता है यूएई इलेक्टेड टू द चेयर इंटरपोल। क्वेश्चन कैसा टाइप का बनेगा, चांसेस ये ऐसा टाइप का बनेगा, कौन सा कंट्री इंटरपोल कमिटी के लिए इलेक्टेड हुआ है, तो आंसर होगा यूएई। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, इंडिया ज्वाइंस UNISAR। तो इंडिया क्या किया, ISAR ज्वाइन किया है। तो क्या है, इंडिया अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप। इंडिया को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपोर्ट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट ISAR। ठीक है, अंडर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ISAR का पर्पस क्या है, इंप्रूव फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अनफॉर्मिटी ग्लोबली। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है, इंडिया विल शेप फाइनेंशियल रिपोर्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोमोट गुड प्रैक्टिसेस। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, इंप्रूव रिपोर्टिंग स्टैंड्स एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इससे कैसा टाइप का क्वेश्चन बनेगा चांस है, ऐसा टाइप का इंडिया कौन कंट्री रिसेंटली UNISAR ज्वाइन किया है और इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहेगा और इसका बेनिफिट क्या रहेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने का चांसेस है इस वाले न्यूज़ से। ठीक है, उसके बाद एक साथ में 2 टॉपिक में कवर किया बिकॉज छोटा टॉपिक था इसलिए। क्या है, ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग अप्रैल 2025, इंडिया एंड 62 नेशंस इंक्लूडिंग EU एंड जापान, मतलब इंक्लूडिंग EU एंड जापान, अच्छा, हैव एग्रीड टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स। अच्छा, वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स शिपिंग अंडर द IMO इन लंडन, इफेक्टिव फ्रॉम 2026, टारगेट 10% ऑफ द CO2 एमिशन रिड्यूस टू 30। अच्छा, ठीक है, ये न्यूज़ उतना सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना से याद रखना, ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग कौन कौन किया था, इंडिया एंड 62 नेशंस। ठीक है, और इसमें क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर डे अप्रैल 14, 2025। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का बर्थडे कब है, अप्रैल को 14। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी प्रोक्लेम अप्रैल 14 से डॉक्टर BR अम्बेडकर डे टू मार्क द 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आर्किटेक्ट। ठीक है, तो होस्टेड बाय UN मिशन एंड द NYC मेजर एरिक हाईलाइटेड इज एडवोकेसी डेली राइट्स एंड। अच्छा, तो क्या हुआ, न्यूयॉर्क सिटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, तो यही है न्यूज़ का मेन मुद्दा। क्या हो गया भाई, बीच में डिस्कस कर दो, फिर से करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन है। क्या है भाई अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन पे, एकदम वन लाइनर है। सौरभ गंगुली रीअपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द ICC क्रिकेट मेंस क्रिकेट कमिटी, VVS लक्ष्मण रीअपॉइंटेड द ICC मेंस क्रिकेट कमिटी। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं वन लाइनर टाइप का लेके आया, उतना डिटेल से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अब्रिल फाहे अपॉइंटेड इज द ICC वोमेंस क्रिकेट कमिटी। तेम्बा बवमुमा अपॉइंटेड ICC मेंस बवउमा, तेम्बा बवउमा ICC मेंस क्रिकेट कमिटी। T Koship स्टेप डाउन ONDC MD CEO रिमेंस। Justice Dinesh Maheshwari reappointed chairman of the 23 Law Commission of India. Justice Bhushan Ramakrishna Gavai recommended 52 Chief Justice of India. Justice Arun Palishwaran is the Chief Justice of the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. उसके बाद अप्रैल 15-25 में अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड क्रॉप्स रिसर्च। अच्छा, ये वाला न्यूज़ मोटा मोटा सा पढ़ लेना। ठीक है, उतना मतलब वन लाइनर है, पढ़ने के बाद सब कुछ याद हो जाएगा, समझने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है MOU साइन न्यूज़। तो MOU साइन कितना हुआ इस महीने पे, इस हफ्ते में तीनों ही MOU साइन हुआ। पिछले जो न्यूज़ पे कवर अप हुआ उतना सा MOU साइन हुआ है। तो क्या है, स्विगी साइन MOU विद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू बूस्ट जॉब क्रिएशन थ्रू नेशनल कैरियर सर्विस
तो स्विगी ने एमओयू साइन किया है इंडियन मिनिस्ट्रीज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो जॉब क्रिएशन के लिए नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में। तो अप्रैल 17 में क्या हुआ, FIU इंडिया एंड RBI साइंड MOU इन न्यू दिल्ली टू एनहांस कॉम्प्लायंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये पिछले न्यूज़ पे भी मैं कवर किया था, ठीक है, मतलब पिछले स्लाइड पे, सॉरी। तो अप्रैल 17 में और एक MOU साइन है, यूक्रेन एंड US साइन मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट फॉर द मिनरल्स एंड डील एडवांस टुवर्ड्स द इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अच्छा ठीक है, यूक्रेन और US के बीच भी MOU साइन हुआ फॉर मिनरल एंड डील एंड एडवांसमेंट टुवर्ड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इस हफ्ते में सिर्फ तीनों ही MOU साइन हुआ है, और MOU जितना भी साइन हुआ इंपॉर्टेंट रहता है बैंकिंग और फाइनेंस एग्जाम, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए। 1 मिनट, हाँ पहले ही थैंक यू चलाया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज है, अप्रैल 14 को है डॉक्टर BR अम्बेडकर का बर्थडे। उसके बाद है अप्रैल 14 का बिजू मलयाली न्यू ईयर रिचुअल पर पर्सपेक्टिव। अप्रैल 14 का है तमिल न्यू ईयर पुतानादु, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 14 का बोहाग बिहू, ये आसाम पे सेलिब्रेट होता है। उसके बाद है अप्रैल 14 बिजू फेस्टिवल चकमास वेरिएंट बांग्लास न्यू ईयर। उसके बाद है 14 अप्रैल को महाविष्णु संक्रांति ओडिया न्यू ईयर। उसके बाद है अप्रैल 15 को बंगाली न्यू ईयर, वेस्ट बंगाल पे इसको नववर्ष बोलता है। अप्रैल 15 को है हिमाचल डे सेलिब्रेट हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है गुड फ्राइडे अप्रैल 18 को, हम लोग सभी जानते हैं गुड फ्राइडे क्या होता है। उसके बाद अप्रैल 18 वर्ल्ड हेरिटेज डे। उसके बाद अप्रैल 19 को वर्ल्ड लिवर डे, मैं नेशनल अफेयर्स पे कवर किया था। वर्ल्ड लिवर डे में कौन स्पीच देने गया था, अमित शाह ने। उसके बाद अप्रैल 20 को ईस्टर्न संडे, आज जो है अप्रैल 20 आज है ईस्टर्न संडे। सो मोटा मोटा सा यही न्यूज़ है, और अगले सेशन पे मैं तुम लोगों का डिमांड रहेगा तो अप्रैल का 1 तारीख से 13 तारीख तक जितना भी न्यूज़ मतलब कवर अप नहीं हो वो भी कवर करूँगा, और अपकमिंग वीकली बेसिस पे भी मैं न्यूज़ कवर अप करूँगा। सो कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, और ऐसी तरह सपोर्ट करते रहना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर, दोबारा से बोलो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और तुम लोग ही देखे इतना सारा न्यूज़ एक PPT के अंदर कैसे करके मैं सेट करके तुम लोग के सामने प्रेजेंट किया, ठीक है। अच्छे करके पढ़ाई करना, मैं आशा करता हूँ सामने का जितना भी एग्जाम रहेगा हम लोगों का कंटेंट से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर लर्निंग।